डॉक्टर शू सुई रेन अस्पताल के सर्जिकल विंग के गलियारों में आराम से टहल रही थी। अचानक उसे अपनी मां का एक मैसेज आया, जो उसे एक वकील के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजने की कोशिश कर रही थी। उसकी मां को लगा कि 27 साल की लड़की को जल्दी से अपना साथी चुन लेना चाहिए, लेकिन हमारी लड़की अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद शू शुआई ने एक पोस्ट खोली जिसमें पूछा गया था कि लोगों ने अपने हाई स्कूल क्रश के दौरान सबसे बेतुकी चीज क्या की थी। लड़की को याद आया कि हाई स्कूल के अपने दूसरे साल में वह और जो चिन जाई नाम का एक लड़का एक ही टी शर्ट पहने हुए थे। तब उसे लगा था कि ब्रह्मांड उसके क्रश के बारे में जानता है और उसे यह प्यारा संयोग दिया है। हालांकि बाद में पता चला कि उसे वह टी शर्ट उसकी गर्लफ्रेंड से तोहफे में मिली थी। जू शुआई तुरंत इससे बाहर निकली और उसे एहसास हुआ कि वह उसे कभी नोटिस नहीं करेगा। अपनी मां के मैसेज पर फिर से नजर डालते हुए उसने उस शाम खिड़की से आसमान में उड़ते हुए एक विमान को उदासी से देखा। वह वकील से एक रेस्टोरेंट में मिली और उसने रात के खाने के बाद थोड़ी टहलने का सुझाव दिया। लड़की इस प्रस्ताव से बहुत खुश थी, खासकर इसलिए क्योंकि एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल चल रहा था। इस बीच जो उसी रेस्टोरेंट में अपने दाहिने हाथ के आदमी के साथ सिगरेट पीते हुए आराम कर रहा था। अचानक असिस्टेंट को याद आया कि वे इस साल हर जगह उड़ते रहे हैं और यह स्थानीय लड़कियों को देखने का एक दुर्लभ मौका था। जो ने पलटकर कहा कि अगर वह लड़कियों को देखना शुरू करेगा तो वह तुरंत उसकी पत्नी को बता देगा। अधीनस्थ को लगा कि वह मजा खराब कर रहा है और बॉस को बस एक बार उस पर भरोसा करने की जरूरत थी। अचानक उसने एक प्यारी लड़की को बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन जब उसने शू सुई के बगल में किसी लड़के को देखा तो वह लड़का चिढ़कर गुस्से में दिख रहा था। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे अभी अभी मिले हों, तो यह एक ब्लाइंड डेट होनी चाहिए, है ना? अचानक जो उठा और उनके पीछे चला गया, अपने अधीनस्थ को पूरी तरह से भ्रमित छोड़कर। बाहर कदम रखते ही वे कुछ गुंडों से टकरा गए जो मिठाई बेचने वाली एक बूढ़ी महिला को परेशान कर रहे थे, यह दावा करते हुए कि उसकी मिठाइयां खराब हो गई थीं। वे बूढ़ी महिला के स्टॉल को बर्बाद करने के लिए भारी भरकम भुगतान चाहते थे, लेकिन यह देखकर वह टूट गई थी। शुसुई ने तुरंत उस लड़के का हाथ छोड़ दिया और उधर चली गई। वकील ने उसे पकड़ लिया, यह सोचते हुए कि इसमें शामिल न होना ही बेहतर है और अगर वह इन गुंडों से उलझी तो मुसीबत में पड़ जाएगी। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, यह तय करते हुए कि उसे मुसीबत में पड़ना थोड़ा पसंद था। वह चुपचाप उनकी ओर चलती रही, जबकि उसके पीछे का वकील सदमे में था क्योंकि ये लोग उसे मार सकते थे। वह किसी और के मामले में शामिल नहीं होना चाहता था और गुंडों के पास जाने से पहले ही भागने का फैसला किया। उसने बूढ़ी महिला की ओर से उनके द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने की पेशकश की। गुंडे इस घटनाक्रम से हैरान थे और इस बात से भी कि यह युवती कितनी आकर्षक थी। नेता ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, यह सोचते हुए कि अगर वह उसके साथ एक ड्रिंक पीती है तो वह बूढ़ी औरत को भूल जाएगा। उसका हाथ पकड़कर जुस्वे ने अपनी सर्जरी कौशल का इस्तेमाल किया और उसकी कलाई को विस्थापित कर दिया। दर्द से चिल्लाते हुए गुंडे ने अपना दूसरा हाथ लड़की को मारने की कोशिश में घुमाया, लेकिन अचानक जो प्रकट हुआ और उसने लापरवाही से उस लड़के की कलाई पकड़ ली। गुंडों को घूरते हुए जब वह उनसे निपट रहा था, नायिका ने बूढ़ी महिला को रास्ते से हटा दिया और सोचा कि उसे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। उसे जाते हुए देखने के बाद वह अपने उद्धारकर्ता की ओर मुड़ी, यह उम्मीद करते हुए कि वह ठीक होगा। जैसे ही पिटे हुए गुंडे लंगड़ाते हुए चले गए, जो ने अपने चेहरे पर कुछ खरोंचों के साथ शांति से एक सिगरेट जलाई। धुएं का एक बादल छोड़ते हुए
उसने तारों से भरे रात के आसमान को विचारपूर्वक देखा। फिर उसने नायिका की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन वह अचानक मुस्कुराते हुए पीछे हट गई, यह सोचते हुए कि वह अभी भी उसे छोड़ना चाहती है। वह उससे कुछ सुनना चाहता था। नीचे देखते हुए शुसुई ने मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से निकल जाने का फैसला किया। हीरो ने सोचा कि क्या उसकी कोई डेट थी, लेकिन उसे सिर्फ खामोशी मिली। कुछ साल पहले वे एक दूसरे के साथ थे, जब तक कि एक दिन उसने उसे छोड़ नहीं दिया। जो पूरी तरह से हैरान रह गया, वह पहले तो इसे समझ भी नहीं पाया। दिल टूटने और आंसुओं में डूबी वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहती थी जो हमेशा उसके लिए मौजूद रहे और उसे अपने पूरे दिल से प्यार करे। तुम्हें अभी भी कभी कभी उस ब्रेकअप के सपने आते थे, लेकिन वह जानती थी कि वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। अचानक एक नर्स उसके दफ्तर में घुस आई, किसी आपातकाल को लेकर घबराई हुई थी। पता चला कि एक मरीज के मुंह में एक बल्ब फंस गया था और डॉक्टर सॉन्ग भी उसे निकाल नहीं पा रहे थे। तो हर कोई थोड़ा घबरा रहा था। कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें अप्रत्याशित रूप से जो से मिलीं। वे बस एक दूसरे को खामोशी से घूरते रहे और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। दूसरे डॉक्टरों को राहत मिली कि वह वहां थी, जबकि एक युवा महिला स्ट्रेचर पर बैठी थी। मुंह में बल्ब फंसा होने से उदास दिख रही थी। डॉक्टर को पता चला कि उन्होंने चिकनाई का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपने दस्ताने पहनकर और उस बेचारी महिला पर झुककर उसने उन्हें एक सर्जिकल कॉटन पैड और एक हथौड़ा लाने का आदेश दिया। उसकी बात से डरकर लड़की ने जो की आस्तीन पकड़ ली और शू ने सोचा कि वे डेटिंग कर रहे थे या कुछ और। एक बार जब उसके पास औजार आ गए, तो नायिका ने मरीज की डरी हुई आंखें देखीं और उसे मुस्कुराकर वह करने का संकेत दिया जो उसके दिमाग में था। उसे किसी तरह लड़की का ध्यान जो हो रहा था उससे हटाना था। कुछ सवाल पूछने के बाद जू ने उसके सतर्कता कम होने का इंतजार किया, फिर उसके गालों को दबाया और हथौड़े से बल्ब को तोड़ दिया। मरीज को पता भी नहीं चला और वह खांसने लगी, जबकि शू ने सावधानी से सभी कांच के टुकड़े साफ किए। जो यह देखकर मुस्कुराया, वह इस बात से प्रभावित था कि उसने स्थिति को कितनी आसानी से संभाला। उसने सोफे पर बैठी लड़की के सिर पर थपथपाया, यह तय करते हुए कि वह बाद में उसे कुछ आइसक्रीम खरीद कर देगा। यह देखकर कि जू जल्दी से चली गई, बाकी काम डॉक्टरों पर छोड़ दिया। बाद में रिसेप्शन डेस्क से गुजरते हुए उसे पता चला कि बल्ब फंसे हुए मरीज का एक रिश्तेदार उसे धन्यवाद देने के लिए ढूंढ रहा था। उन्होंने हीरो के लिए एक सुंदर हेयर टाई और उसका पसंदीदा लीची पीच मिल्क छोड़ा था। जो यह जानकर हैरान रह गई कि उसे अभी भी याद था कि उसे क्या पसंद था। अन्य महिला डॉक्टर रिश्तेदार के अच्छे दिखने से मंत्रमुग्ध हो गईं और तुरंत उस पर मोहित हो गईं। यह सुनकर हीरो ने उन्हें उपहार देने का फैसला किया और अचानक कोने से निकल गया। उसने एक छोटी लड़की की आवाज सुनी, जो पहले से ही उस वादे की गई आइसक्रीम के लिए अधीर थी। एक और कदम उठाते हुए वह उसी मरीज से टकरा गई जो हीरो के साथ चिपकी हुई थी। यह बहस कर रही थी कि कौन सा स्वाद लेना है। तुम्हें याद आया कि जो हमेशा ऐसी लड़कियों के पीछे भागता था और एक आदर्श छात्रा उसे कभी आकर्षित नहीं करती। उसे देखते ही लड़की तुरंत उस पर धन्यवाद की बौछार करने लगी, लेकिन हीरो ने सोचा कि वह बस अपना काम कर रही थी। अचानक जो ने अपनी मुद्रा सीधी की और उसकी साथी भ्रमित हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस डॉक्टर से मिलने के बाद वह इतना अजीब क्यों व्यवहार कर रहा था, यह सोचकर कि यह बहुत अजीब था। उसने पूछने का फैसला किया कि क्या लड़की उसके चचेरे भाई को जानती भी थी, जबकि वह अभी भी सवाल पर विचार कर रही थी।
लड़की यह भी जानना चाहती थी कि उनका रिश्ता कैसा था। उस पल उसने लड़के को एक असहाय नजर दी, उम्मीद कर रही थी कि वह कुछ करेगा, पूरी स्थिति पर हंसते हुए। जो ने फैसला किया कि उसे बस सवाल का जवाब देना चाहिए। जो जानती थी कि उसके जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं समझेगा कि किसी से सच्चा प्यार करने का क्या मतलब होता है, और शायद उन्हें पहली जगह में एक साथ नहीं होना चाहिए था। हीरो के पास जाते हुए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उनका रिश्ता क्या था, क्योंकि वे मूल रूप से अजनबी थे। दरअसल उनका संबंध तब शुरू हुआ जब पहले साल के मेडिकल छात्रों ने सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया था। उन दिनों में से एक दिन 18 साल की जू अक्सर मेंढकों पर अपने कौशल का अभ्यास कर रही थी, जबकि उसके सहपाठी देख रहे थे। आसपास के सभी लोग उसके विच्छेदन कौशल से पूरी तरह प्रभावित थे और सोचते थे कि वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और बहादुर थी। कुछ को उसका विच्छेदन इतना शानदार लगा कि वे उससे सीखना भी चाहते थे। उसकी रूममेट और दोस्त लियांग शुआंग भी इसे आजमाना चाहती थी और नायक के मार्गदर्शन में सावधानी से मेंढक का विच्छेदन करने लगी। लेकिन तभी एक विमान खिड़की के पास से गर्जना करता हुआ गुजरा और लियांग ने गलती से मेंढक को आर पार कर दिया। वह पास के फ्लाइट स्कूल के उन पायलटों पर भड़की हुई थी जो दिन रात हमेशा इधर उधर उड़ते रहते थे। पायलटों के बारे में सुनकर जू ने विचारपूर्वक अपना सिर मेंढक की ओर झुकाया। उसी क्षण एक और रूममेट बाई यू आई, जो एक काम से बाहर जाना चाहती थी और अपना काम नायक को सौंपना चाहती थी। जू को याद आया कि वह अपने खुद के प्रयोग के साथ लगभग खत्म कर चुकी थी, इसलिए वह अपनी दोस्त की मदद करने के लिए सहमत हो गई। बिना सोचे समझे कुछ घंटों बाद उसने सब कुछ खत्म कर दिया, और जैसा कि पता चला, लियांग पूरे समय उसका इंतजार कर रही थी। बाद में कैफेटेरिया में रात का खाना खाते हुए उसकी दोस्त बाई के कार्यों से हैरान थी, लेकिन नायक को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वे खा रहे थे, एक छात्र अचानक उनके पास आया जो उनके बगल में बैठना चाहता था। जू ने उसे मना कर दिया और लियांग ने सोचा कि इस महीने यह उसका कौन सा नंबर था। उसे याद आया कि उनका समूह एक कैंपस सौंदर्य प्रतियोगिता चला रहा था और वह नामांकित व्यक्तियों में से एक थी। जू को लगा कि वह पूरी तरह से औसत थी, लेकिन उसकी दोस्त ने उसे कई बार लड़कों को मना करते देखा था, इसलिए वह उत्सुक थी कि उसका आदर्श प्रकार क्या था। उसी क्षण वह जो के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कोई जानकारी नहीं थी। रात के खाने के बाद वह विश्वविद्यालय की छत पर गई और रेलिंग के पास खड़ी होकर दूर तक देखती रही। अचानक उसकी मां ने उसे एक गर्म सर्दियों का जैकेट खरीदने की याद दिलाने के लिए फोन किया, भले ही अभी पतझड़ भी नहीं आया था। यह जानते हुए कि विश्वविद्यालय में कोई भी उसकी बेटी की देखभाल नहीं करेगा, उसे समझ नहीं आया कि जू वहां क्यों रहना चाहती थी। कोई जवाब न मिलने पर उसने सोचा कि वह अपना आपा खो रही थी और कॉल समाप्त कर दी। अचानक उसने एक परिचित लड़की की आवाज सुनी, यह कहते हुए कि वह बस किसी को अपने साथ थोड़ी देर और घूमना चाहती थी। करीब आते हुए उसने जो को दीवार से टिका हुआ देखा, बायू उसके साथ चिपकी हुई थी। उसने उसकी आंखों में देखा और अपनी भावनाओं को कबूल किया। बिल्कुल शांत, उसे बस यह पूछना था कि वह उसे कितना पसंद करती थी। इस बीच जू पूरी तरह से घबरा गई थी, यह सोचकर कि वह यहाँ क्या कर रहा था। अचानक जो ने अपना सिर घुमाया और हमारी लड़की को घूरने लगा। समय थम सा गया और वे कुछ लंबे सेकंड तक सदमे में खड़े रहे। फिर उसी पत्थर ठंडे नजर से वह मुड़ा और बाई की ओर देखा। वह कितना बेपरवाह था, इससे स्तब्ध होकर वह मुड़ी और दूर चलने लगी। अंदर वापस उसकी लड़की पूरी तरह से भ्रमित थी, यह सोचकर कि वह किसे देख रहा था।
जब बहुत देर हो गई, लियांग इस बात से बहुत चिंतित थी कि बायू अभी तक अपनी डेट से वापस नहीं आई थी। यह सुनकर जुस्वे को आज पहले नायक से मिलने की याद आई जो उसका प्रेमी निकला। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने सोचा कि लड़की जल्द ही उनके साथ वापस आ जाएगी। उन्हें कल एक नई रूममेट मिल रही थी और उम्मीद है कि वह पशु चिकित्सा स्कूल से होगी। लियांग भी वहां जाना चाहती थी, क्लिनिक चुनने का पछतावा कर रही थी क्योंकि अगले दिन 1 महीने में ही तनाव के कारण उसके बहुत सारे बाल झड़ गए थे। नई रूममेट ने दरवाजा खोल दिया और सामान ढोने वालों को अपना सामान गिराने का आदेश दिया। 2 लड़कों ने उसे सब कुछ अंदर ले जाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने अचानक उन्हें रोक दिया। उसने सोचा कि महिलाओं के छात्रावास में कोई बदबूदार लड़के नहीं आ सकते, इसलिए उसने उन्हें 200 रुपए दिए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उस समय जो कमरे में अकेली थी, बस एक किताब के साथ आराम कर रही थी। नई लड़की को अपना सूटकेस खींचते हुए संघर्ष करते देख, काम खत्म होने के बाद वह मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। उसे पता चला कि उसका नाम हू चियानक्सी था और वह तीसरे साल की पशु चिकित्सा छात्रा थी। नई लड़की ने कहा कि मुख्य किरदार उसे जिक्स्यू बुला सकती है और वह उससे मिलकर बहुत खुश थी। परिवार के घोंसले से कभी बाहर न निकली हुई हुआंगशी को घर के कामकाज के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जू ने उसे जल्दी ही सब सिखा दिया। वे तुरंत दोस्त बन गए और पक्के यार बन गए। बाद में जब हमारी लड़की लियांग के साथ दोपहर का भोजन कर रही थी, कैफेटेरिया में सिकी ने फोन किया, उसे अपने चाचा की यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए आमंत्रित किया। वह मान गई, लेकिन अचानक शू ने सुना कि बायू, वह लड़का, कहीं पास में था। उसने अपना सिर घुमाया और जो को चेकआउट पर खड़े देखा। बाय उसके ठीक बगल में था, चेस्टर कैट की तरह मुस्कुरा रहा था। लियांग सोच रही थी कि अगर उसे कभी ऐसा कोई हॉट लड़का मिल जाए तो वह खुशी से मर जाएगी। यह पहली बार था जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा था और अफवाहें थीं कि वह लड़कियों को पागलपन की हद तक बदलता रहता था। अधिकतम 3 महीने। उसकी दोस्त उत्सुक थी कि वह क्या सोचती है, बाय उसे कब तक अपने पास रख सकती है। नीचे देखते हुए उदास होकर शू ने कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है और उसने विषय बदल दिया। उसने लियांग से पूछा कि वह जो का नाम कैसे जानती थी। पता चला कि वह बस एक पायलट बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती थी और उनके प्रशिक्षण मैदान में घुस गई थी। उसे पता चला कि हीरो पहले सेलो बजाता था, लेकिन फिर उसने विद्रोह किया और एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाई। मेरी दोस्त ने सुना कि हीरो ने प्रवेश परीक्षा से पहले मेडिकल जांच भी करवाई थी और उसे एक टैटू हटवाना पड़ा था। उसे लगा कि टैटू नकली था, लेकिन जूड निश्चित रूप से जानती थी कि वह असली था। लियाम यह नहीं समझ पाई कि वह यह कैसे जानती थी और उसने फैसला किया कि लड़की भी उस पर फिदा होगी। यह सुनकर जूड आश्चर्य से अपने पानी में अटक गई और खांसने लगी, जो की ओर देखते हुए। उसने सोचा कि पुराने सहपाठी की कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा उसे यकीन था कि हीरो अब तक उसे भूल चुका होगा। जहां तक उसे उसके टैटू के बारे में कैसे पता चला, उसने बस ऐसा नाटक किया जैसे उसने अनुमान लगाया है। लड़की ने उसके हाथ के पिछले हिस्से पर एक सफेद निशान देखा जहां टैटू हुआ करता था। मेरी लड़की हैरान रह गई, अरे वाह, तुम थोड़ी देर बाद सब कुछ नोटिस कर लेते हो। वह लड़का अपना सिर घुमाता है और सीधे शू सुआई को घूरता है, लेकिन वह पहले से ही आराम कर रही है, अपनी पड़ोसी से बात कर रही है, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बाय पूछना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने बस ऐसा नाटक किया जैसे सब ठीक था। बाद में वह और जिक्सी एरोस्पेस यूनिवर्सिटी गए और कैंपस में पूरी तरह से भटक गए।
सौभाग्य से वे सीधे उन लड़कों से टकरा गए जो पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। पता चला कि उसका मामा कोई और नहीं बल्कि जो है। उसे देखकर शो जम गई और पूरी तरह से घबरा गई। हीरो भी उतना ही हैरान था। उसने तुरंत अपनी सिगरेट फेंक दी। उसके बगल में उसका दोस्त शांग नान जो चल रहा था, जिसने शिक्सी को उसके उपनाम से संबोधित किया। उसने इसके लिए उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। फिर उसने तय किया कि अगर वह उसका पूरा नाम नहीं कहने वाला था तो वह बस उसका अंग्रेजी नाम ट्रेसी इस्तेमाल कर सकता था। सीन ने अपना कंधा सहलाया, यह सोचते हुए कि वह उसे उकसा रही थी। फिर वे दोनों नाटकीय रूप से एक दूसरे से दूर मुड़ गए। उसके तुरंत बाद सीसी शू के पास दौड़कर आई, अपनी रूममेट का परिचय कराना चाहती थी। उसके पास चलकर जो ने उसे नमस्ते किया और अपना परिचय ऐसे दिया जैसे वे पहली बार मिल रहे थे। जूड ने दुख से सोचा कि उसे वह सच में याद नहीं थी और उसने अपना परिचय वापस दिया। उसके बाद वे पास के एक कैफे में गए जहां सीसी और शेन अजवाइन के फायदों के बारे में बहस करने लगे। नायिका ने फैसला किया कि उसका हस्की बदसूरत था क्योंकि वह यह सब नहीं खाता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कुत्ता उसके जैसा दिखता था। उसने अपने चाचा की राय लेने का फैसला किया और जो को लगा कि वे वास्तव में एक जैसे दिखते थे। तभी शेन को याद आया कि उसने शू से अपना परिचय नहीं कराया था और ऐसा यह सोचकर किया कि सीसी के दोस्त उसके दोस्त थे। वह मदद के लिए तैयार था अगर उसे कुछ भी चाहिए था, लेकिन हुआंग चियांग, उसे लगा कि उस मामले में वह अपने चाचा से पूछना पसंद करेगी। इससे पहले कि शू और नायिका जवाब दे पाते, किसी ने अचानक बगल से मास्टर जो को पुकारा। लियू नाम के एक युवा लड़के ने खुशी खुशी सभी का अभिवादन किया और हैरान लग रहा था कि सीसी भी वहां थी। वह मेज पर बैठ गया और उनके साथ एक ऐसी लड़की को देखकर जिसे वह नहीं पहचानता था, उसे लगा कि वह जो की नई गर्लफ्रेंड थी। यह सुनकर नायिका का स्वाद बदल गया था। शू ने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। यह देखकर जो ने एक हाथ से सोडा पकड़ा और दूसरे हाथ से लड़के को पास बुलाया, यह सोचकर कि मास्टर उसे कुछ बताना चाहते थे। लियू मुस्कुराते हुए आगे झुका। जो ने उसका सिर पकड़ा और उसे मेज की ओर पटक दिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से सोडा का ढक्कन खोला, जिससे उसके चेहरे पर सीधे फिस की एक शक्तिशाली धारा निकली। अच्छा और अप्रत्याशित। उस असभ्य लड़के को दंडित करने के बाद उसने उसे लड़की से माफी मांगने का आदेश दिया, तुरंत अपनी नजर उसकी ओर मोड़ते हुए। नायिका को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिए थे। नायिका ने उसे एक नैपकिन दिया और पूछा कि क्या वह ठीक था। उसने अभी अभी जो बकवास की थी उसे महसूस करते हुए लड़का पूरी तरह से शर्मिंदा होकर अपना माथा पीट लिया। उसने तुरंत माफी मांगी, यह दावा करते हुए कि वह सिर्फ जो के साथ मजाक कर रहा था। तभी नायिका ने एक नैपकिन पकड़ा और उसे उसके चेहरे पर ठूंस दिया। उसे खुद को पोंछने के लिए कहा, तुम जानते थे कि जो ऐसे करतब इतनी आसानी से कर सकता था। किसी को यह एहसास दिलाना कि उन्होंने गड़बड़ कर दी थी और उसका अनादर किया था। दुख से अपनी नजरें झुकाते हुए नायिका को लगा कि वह बिल्कुल नहीं बदला था। बाद में दोस्त टहलने गए और शाम को प्रवेश समारोह में नायक का शानदार भाषण याद आया। तब सभी वरिष्ठ छात्र उसके बारे में बात कर रहे थे और पूरी तरह से उत्साहित थे। जो को लगा कि यह सब बकवास था। और तभी बायू ने अचानक उसे फोन किया। बिना ज्यादा उत्साह के फोन उठाया। उसने यह बताना सुनिश्चित किया कि वह बहुत व्यस्त था। डिक्सी को थोड़ा अजीब लगा कि बाई उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे यह भी नहीं पता था कि वह उसकी भतीजी थी।
तभी उसने उससे पूछने का फैसला किया कि वह आदमी उसका चाचा कैसे था। पता चला कि उनके परिवार बहुत करीब थे, इसलिए वे मूल रूप से एक साथ पले बढ़े। इसके अलावा सीसी को लगा कि चाचा बाइयू के प्रति पूरी तरह से उदासीन थे, क्योंकि उन्होंने उसे मिलने के लिए आमंत्रित भी नहीं किया था। अपनी सैर के बाद लड़कों ने लड़कियों को विश्वविद्यालय के गेट तक वापस पहुंचाया और फिर वे अलग हो गए। शू को अलविदा कहने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बस सोचा कि वे अगली बार मिलेंगे। उनके जाने के बाद शेन उत्सुक था कि जो लड़की के बारे में क्या सोचता था। अपनी सिगरेट से एक शांत कश लेते हुए उसने फैसला किया कि वह उसके जैसी सीधी सादी लड़की को कभी हाथ नहीं लगाएगा। उस शाम शू ने अपना लैपटॉप चालू किया और उद्घाटन समारोह का एक वीडियो पाया जहां जो चिंगजाई भाषण दे रहा था। माइक पर आकर सभी छात्रों को संबोधित करते हुए वह जानता था कि वह जो कहने वाला था वह पूरी बकवास लग सकता था। उसे लगा कि उनमें से बहुतों को सैन्य प्रशिक्षण के बाद विश्वविद्यालय कैसा था इसका पहले से ही अंदाजा होगा। उसे परवाह नहीं थी कि उनके कोई और सपने थे या वे उस अलार्म घड़ी से नफरत करते थे जो हर दिन सुबह 6 बजे बजती थी। आगे चलकर चीजें और भी मुश्किल हो सकती थीं, क्योंकि पायलटों को सिर्फ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं, प्राकृतिक आपदाएं उड़ानों में देरी कर सकती हैं और ऐसी ही कई चीजें। लेकिन जो इस तरह की बातों पर पसीना बहाने वाला नहीं था। वह किताबों से सलाह पढ़ता था और उसे हर उस व्यक्ति को देता था जो पायलट बनना चाहता था। यह कहने के तुरंत बाद उसने किताब से एक पन्ना फाड़ा, उसे एक कागज के हवाई जहाज में मोड़ा और भीड़ में फेंक दिया। नायक ने फैसला किया कि भगवान कुछ नहीं कर सकते और यह सब उन्हें ही सुलझाना था। फिर उसने माइक गिराया और भीड़ के जंगली होकर चिल्लाते हुए बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। नायिका ने फ्रेशमैन को पूरी तरह से उत्साहित और प्रेरित सुना, जो अब तक के सबसे अच्छे पायलट बनने की बात कर रहा था। तभी बायू कमरे में वापस आई और उसके ठीक पीछे एक चिंतित लियांग शुआंग थी। वह जो से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रही थी और उसने शू के अभिवादन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पता चला कि लियांग को वह नीचे मिली थी और बायू रोना बंद नहीं कर रही थी। उसे लगातार फोन कर रही थी और बाकी सबको नजरअंदाज कर रही थी। अचानक उसने अपना फोन जमीन पर फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। फिर बस दीवार के सहारे बैठ गई और रोने लगी। लियांग सीधे उसके पास गई, उसे शांत करने और यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा था। अपने आंसुओं के बीच लड़की कुछ बुदबुदाने लगी और यह स्पष्ट हो गया कि उसकी अभी अभी अपने प्रेमी से लड़ाई हुई थी। शू ने अपना फोन उठाया और गलती से टूटी हुई स्क्रीन के एक टुकड़े से खुद को काट लिया। उसने अपनी दोस्त को बायू को सांत्वना देने के लिए छोड़ दिया, उठी और बैंडेज लेने के लिए दवा की दुकान पर चली गई। बाद में मुख्य किरदार एक बेंच पर बैठी और सावधानी से कटे हुए हिस्से पर बैंडेज लगाई। वह जानती थी कि इस तरह की चीजें हाई स्कूल से ही हो रही थीं, लेकिन किसी कारण से वह कभी इसकी आदी नहीं हो पाई। अचानक एक रोमिल नारंगी बिल्ली उसके पास आई और म्याऊं करके नमस्ते करने लगी। उसे सहलाने के बाद जू ने देखा कि वह खरोंचों से ढकी हुई थी। किसी कारण से, सौभाग्य से, वह फार्मेसी के बाद एक दुकान पर गई थी, इसलिए उसने बिल्ली को कुछ पानी और एक ट्रीट दिया। फिर वह चली गई, बिल्ली को सहानुभूति भरी नजर से देखते हुए दुखी थी कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। कुछ दिनों बाद शू और उसके दोस्त मेडिकल स्कूल की कैंटीन में पहुंचे। लड़कों ने सब कुछ के लिए भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन सीसी अभी भी शांग के आसपास रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हमारी लड़की की ओर मुड़ते हुए लड़के ने उससे कुछ अच्छा सुझाने के लिए कहा, क्योंकि यह उसका पहली बार था।
सू ने उसे चेतावनी देने का फैसला किया, यह जानते हुए कि उसे शायद वह पसंद नहीं आएगा जो वह आमतौर पर लेती है। शांग ने इसे थोड़ा अपमान के रूप में लिया और तभी उसे उसका ऑर्डर मिला। यह देखकर कि उसने तिगुनी मिर्च के तेल के साथ सुपर मसालेदार चावल के नूडल्स ऑर्डर किए थे, लड़का जम गया। अपनी ट्रे के साथ हिचकिचाते हुए उसकी ओर मुड़ते हुए उसने दोबारा जांचने का फैसला किया कि क्या वह कुछ आजमाना चाहता है, प्लेट से निकलती गर्मी महसूस करते हुए। शांग ने गलतफहमी के लिए माफी मांगी। जो ने उसे एक तरफ धकेला और ऑर्डर करने के लिए काउंटर पर चला गया। तभी वह शू के ठीक पीछे चला गया, जो पूरी तरह से चौंक गई। एक बार जब दोस्त मेज पर थे तो जिक्स को अपने चाचा के बारे में उत्सुकता हुई और बायू के बारे में उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं, जो के अनुसार वे वास्तव में टूट गए थे। लड़की को अचानक जोर से खांसी हुई और उसने सावधानी से उसे पानी की पेशकश की, शायद उसे खत्म करने के लिए। ऐसी जलन के बाद निडर शू ने पानी गटक लिया, अपना मुंह जलाते हुए उम्मीद की कि उसे पता न चले। हुआंग शी ने अपने चाचा को करीब से देखा और अचानक पूछा कि क्या वह परेशान थे। जू चुपचाप चावल खाती रही जबकि शेन मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि हु चुनक्सी मजाक कर रही होगी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए लड़के ने अपने दोस्त के कंधे पर सिर रख दिया, यह सोचते हुए कि उसके पास दिल नहीं है। जो ने चम्मच से उसकी गाल में गुदगुदी की, जिसके बाद शेन ने सोचा कि वह एक बेवकूफ है, लेकिन सच में उस लड़के ने सोचा कि अंकल शी को ब्रेकअप की कोई परवाह नहीं होगी। वेई को खोना ही था जिसने उसे सच में परेशान कर दिया था। हुआंग शी यह देखकर पूरी तरह से हैरान था कि कैट भाग गई थी, जो उसे 1 महीने से भी कम समय पहले लाया था और उसे टीके लगवाने के लिए पशु चिकित्सक के पास भी ले गया था। नायक बस अपने चावल चबाता रहा, यह तय करते हुए कि बिल्ली का बच्चा निश्चित रूप से एक गंभीर निर्णायक नजर रखता था। अगले रविवार को जू ने बस में लगभग 1 घंटा बिताया और आखिरकार एम्बर लेन स्टॉप पर पहुंच गया। उसकी सहपाठी ने उसे लंबी यात्रा के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी और उसका पानी भी खत्म हो गया था। उसकी सहपाठी की चाची अपने बच्चे के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रही थी और शू को बस एक पार्ट टाइम काम की तलाश थी। लंबी यात्रा से उबरने के बाद उसने आगे एक बच्चे को देखा जो अपनी मां को दुकान की ओर खींच रहा था, आइसक्रीम के लिए भीख मांग रहा था। उसके पाठ से पहले अभी भी समय था, इसलिए शू ने भी दुकान में जाने और कुछ ठंडा लेने का फैसला किया। अंदर कदम रखते ही वह उस अद्भुत ठंडक में पिघल गई जो पूरे स्थान पर फैली हुई थी। अचानक उसने जो को रजिस्टर के पीछे देखा, बस आराम कर रहा था और वीडियो गेम खेल रहा था। उसने अपनी गर्दन खुजलाई, कमरे पर नजर डाली और लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह यहाँ क्यों थी और जू ने ऐसा नाटक किया जैसे वह बस किसी काम से यहाँ आई थी। अपने खेल पर वापस लौटते हुए उसने सोचा कि वह अपनी जरूरत का सामान चुन सकती है और फिर रजिस्टर पर आ सकती है। एक शांत सिर हिलाते हुए वह गलियारों की ओर चली गई, पूरी तरह से बेफिक्र होकर दूध चुन रही थी। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, लगातार खेल से आवाजें सुन रही थी। जो भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने कंसोल नीचे रखा और थके हुए अंदाज में उसकी ओर देखा। कुछ मिनटों के बाद उसे उत्सुकता हुई, यह सोचकर कि क्या उसने अभी तक कुछ नहीं चुना था। अपनी जरूरत की हर चीज लेकर जो भुगतान करने के लिए चेकआउट पर उसके पास गई। उसने उसे घूर कर देखा और तय किया कि लड़की थोड़ी पीली लग रही थी। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बस में थोड़ी मोशन सिकनेस हो गई थी। जो बस उछलकर अपनी जैकेट की ओर चला गया। उसने अपनी जेब से पुदीने की गोलियों का एक डिब्बा निकाला,
रजिस्टर पर वापस आया और शू से अपने हाथ फैलाने को कहा। जब उसने ऐसा किया तो उसकी हथेलियों में लिपटी हुई पुदीने की गोलियां गिर गईं। ऐसे कदम से आप बता सकते थे कि वह उसमें दिलचस्पी रखता था। पता चला कि वह लड़का हमेशा पुदीने की गोलियां खाता रहता था, इसलिए उसके पास हमेशा वे होती थीं। उसने एक अपने मुंह में डाली, यह याद करते हुए कि वे थोड़ी चक्कर आने में मदद करती थीं। शू ने अपने हाथों में पुदीने की गोलियों को देखा, आधे घंटे बाद कृतज्ञ महसूस कर रही थी। आखिरकार उसे सही पता मिल गया और उसने घंटी बजाई। वह इस घर को हर जगह ढूंढ रही थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दुकान के ठीक पीछे था। एक ग्रे ड्रेस वाली महिला ने दरवाजा खोला और उसने जल्दी से अपना परिचय दिया। मैडम का नाम शांग था और यह सोचते हुए कि यह बहुत गर्मी थी, उसने शू से सोफे पर आराम करने को कहा जबकि वह कुछ फल लेने गई। यह सोचते हुए कि वह बहुत अच्छी थी, ट्यूटर भी जानना चाहती थी कि वह किसे पढ़ाएगी। बिल्कुल पता चला कि यह शान का सबसे छोटा बच्चा था और माँ ने उसे चिल्लाकर कहा कि खेल खेलना बंद करो। उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए सीन ने लड़की के साथ उसके कमरे में जाने का फैसला किया। बच्चा जो के साथ वीडियो गेम खेलने में व्यस्त था और माँ ने फैसला किया कि उसके गेम अंकल ली को देने का समय आ गया है, जो नीचे कचरा इकट्ठा करते हैं। बच्चा तुरंत घबरा गया और निकास की ओर भागा। तभी शॉन और ट्यूटर अंदर आए और उस लड़के को देखकर शू पूरी तरह से हैरान रह गई। इसे एक अजीब संयोग मानते हुए जो को उम्मीद थी कि छोटा लड़का पाठ के दौरान ठीक से व्यवहार करेगा। माँ ने तुरंत अपने बेटे को उसके कमरे में भेज दिया, दोनों लड़कियों को अकेला छोड़ दिया। उस लड़के ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह छोटा शरारती शॉन का छोटा भाई था और शॉन उसकी माँ थी, जो खुद भी पास में रहता था और कभी-कभी उस 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर पर काम करता था, जो शेन के परिवार का भी था। महिला वापस आई और उसे समझ आया, वह आज काम कर रहा था क्योंकि वह जुआ खेल रही थी, जिससे शान पूरी तरह से हैरान रह गई। एक घंटे बाद महिला पाठ के बारे में और नायिका ने सब कुछ कितनी अच्छी तरह समझाया, इसकी तारीफ कर रही थी। वह और उसका बेटा उसे बाहर तक छोड़ने गए जब वह जाने की तैयारी कर रही थी। तभी नायक भी घर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगा, जिससे चाची बहुत भ्रमित हो गईं। उन्हें लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह घर पर बिल्कुल अकेला होगा और वे रात के खाने में उसकी पसंदीदा तली हुई बैंगन की सब्जी बना रहे थे। साथ ही वह खुश थी कि वह शू से पहले ही मिल चुका था और उसने तय किया कि लड़की भी रात के खाने के लिए रुक सकती है। लेकिन नायिका शान को परेशान नहीं करना चाहती थी और इसके अलावा उसे कुछ जरूरी काम थे और उसे लाइब्रेरी जाना था। उसके हाथ पकड़कर महिला को याद आया कि उसके बेटे का 6 महीने में एक टेस्ट था और अगले साल एक और उसके नंबर गिर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे की मदद कैसे करे और उसे उम्मीद थी कि शू यह कर सकती है। इस पूरे समय नायिका जो पर नजरें गड़ाए हुए थी। कौन बच्चे के बाल सहला रहा था और रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। इस बीच शान जानती थी कि ड्राइव बहुत लंबी थी और उसे उम्मीद थी कि शू उसके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। उस शाम सीसी हैरान रह गई जब उसने सुना कि मुख्य किरदार अब काम पर आने जाने के लिए इतनी दूर यात्रा कर रहा था। जू ने उससे पूछने का फैसला किया कि क्या यह सच था कि उसके चाचा बिल्कुल अकेले रहते थे। हुआंग शी को याद आया कि वह एम्बर लेन पर अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन उसकी माँ का निधन हो गया और उसके पिता चले गए, इसलिए वह तब से अकेला ही है। आखिरकार उस लड़के ने एक जर्मन शेफर्ड पाल लिया जो इन दिनों उसका साथ देता है। जार में पुदीने की कैंडी को सोचते हुए देखते हुए
उसने अपना फोन उठाया और शॉन को मैसेज किया, अगले सप्ताहांत पढ़ाने के लिए सहमत होते हुए। वह शेन परिवार के घर पहुंची और छोटे लड़के के साथ काम करने बैठ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इतनी कम उम्र में इतनी नाटकीय ढंग से आहें क्यों भर रहा था। बच्चे को लगा कि वह बस समझ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं और वयस्कों को पता ही नहीं चलता कि उनका बचपन कहाँ चला जाता है। जू ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और ठीक से पूछने का फैसला किया कि उसे क्या लगता था कि उसका बचपन कहाँ जा रहा था। अपने दिल पर हाथ रखकर सीधा खड़ा होते हुए बच्चे ने फैसला किया कि उसका बचपन उस स्क्रीन के दूसरी तरफ हो रहा था। तो उसने सोचा कि अगर वह 1 घंटे का टेस्ट 40 मिनट में पास कर सकता है तो वे बचे हुए 20 मिनट के लिए साथ में गेम खेल सकते हैं। लड़की उसे लेवल अप करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन छोटे लड़के को लगा कि वह अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी था और केवल जो की पूजा करता था। जू ने फैसला किया कि आज से 2 घंटे के गहन पढ़ाई सत्र के बाद एक और व्यक्ति होगा जिसकी वह प्रशंसा करेगा। छोटे लड़के ने वह सब कुछ पूरी तरह से सीख लिया जो उसे पहले समझ नहीं आता था। उसके बाद प्रेरणा की बात ही क्या, उसके लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया था और उन दोनों ने कंसोल चालू किया। 20 मिनट बाद जैसा उसने कहा था, उसने उसे अंतिम बॉस को हराने और लेवल अप करने में मदद की। अब बच्चे ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी शिक्षिका सचमुच शानदार थी। मुस्कुराते हुए उसे उत्सुकता हुई कि उसका भाई आज घर क्यों नहीं आया था। पता चला कि शेन अक्सर आता है और जो कभी कभी ही आता है, और वह भी तभी जब उसकी कोई गर्लफ्रेंड न हो। तभी दरवाजा खुला और दोनों नायक अपार्टमेंट में चले गए। बच्चा अपने भाई को गले लगाने के लिए दौड़ा, लेकिन शेन बस मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा, अपनी बाहें आश्चर्य से फैलाए हुए। छोटा लड़का बस उसके पास से दौड़ता हुआ निकल गया और सीधे जो के पास गया, जो पीछे आराम कर रहा था। जब छोटा लड़का हीरो को अपने गेमिंग कौशल के बारे में बता रहा था, जो के बड़े भाई ने तय किया कि अब बच्चे को एक नया उपनाम देने का समय आ गया है, और वह नायिका की ओर मुड़ा। जो को पूछना पड़ा कि क्या उसे सच में गेमिंग पसंद है। वह थोड़ी घबरा गई और कहा कि वह पढ़ाई के बाद बस आराम करने के लिए गेम खेलती है। उसने सोचा कि अगर वे कभी खेलना चाहें तो वे उसे बुला सकते हैं। जो तैयार था, लेकिन छोटे लड़के को लगा कि यह बिल्कुल अनुचित है। नायिका को खुद नहीं पता था कि उसने यह बात क्यों उठाई थी, और अब वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। क्लास खत्म हो गई और उसने जितनी जल्दी हो सके निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, तभी आंटी शान अंदर आ गईं। महिला हैरान थी कि वह जा रही थी और सोचा कि वह रात के खाने के लिए रुक सकती है। जो परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शान ने जोर दिया, यह कहते हुए कि उसने बहुत ज्यादा खाना बना लिया था। हमारी लड़की को वापस अंदर खींचते हुए उसने घोषणा की कि जू को उसका खाना जरूर चखना चाहिए। उस रात बाद में उसने तय किया कि घर पैदल जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए शान को उसे लिफ्ट देनी पड़ेगी। लड़के ने उसे याद दिलाया कि उसकी कार गैरेज में थी, इसलिए जो ने उसे खुद ले जाने की पेशकश की। अपना माथा पीटते हुए शान को याद आया कि वह और शू पड़ोसी कॉलेजों में जाते थे। मेज से उठकर हमारी लड़की ने अलविदा कहा और जो के पीछे पीछे निकल गई। महिला ने लड़के को प्रोत्साहित किया, यह तय करते हुए कि अब से वही उसे घर ले जाएगा और उसकी जिम्मेदारी लेगा। शू हैरान थी कि वह इतनी आसानी से मान गया, जैसे कि यह कोई बड़ी बात न हो। जो अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। बाहर कदम रखने और उसके घर पहुंचने के बाद उसे प्रवेश द्वार के करीब ले जाना चाहती थी,
तभी उसने देखा कि उसके काफी बड़े घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। यह सोचकर कि वह अकेला हो सकता है, उसने अचानक उसे चिल्लाते हुए सुना और ठीक समय पर हेलमेट पकड़ लिया। अपनी बाइक से टिके हुए वह चाहता था कि वह उसे पहने। उसने आज्ञाकारी ढंग से हेलमेट पहन लिया, लेकिन वह उसके लिए बहुत बड़ा निकला। जो मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया, यह देखकर कि वह उसमें कितनी अजीब और प्यारी लग रही थी। उसी समय वह उसके पास आया और खुद हेलमेट उतार दिया, जिससे वह पूरी तरह से घबरा गई। थोड़ी देर बाद वह एक छोटा पीला हेलमेट लाया जिस पर आयरन मैन का सिर बना हुआ था, जो इस बार उसे बिल्कुल फिट आया। वह हंसना बंद नहीं कर पा रहा था। और जू ने यह पता लगाने का फैसला किया कि इतना मजेदार क्या था। पता चला कि हेलमेट शेन का था, जिसने इसे छठी कक्षा में खरीदा था, जब वह मार्वल का पूरा दीवाना था। उस पर चिल्लाते हुए उसे याद आया कि वह केवल 5 फुट 5 इंच की थी। उसने पूछा कि क्या वह धूम्रपान कर सकता है, और जब उसने कहा कि ठीक है, तो उसने एक सिगरेट निकाली। उसने मुश्किल से एक कश लिया था कि उसका फोन बजने लगा। यह देखकर कि यह उसके पिता थे, उसने कराहते हुए जवाब दिया। यह जानना चाहता था कि आखिर वह क्या चाहते थे, जबकि उसकी नई पत्नी उसके कंधों की मालिश कर रही थी। उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह अगले हफ्ते उसके जन्मदिन पर आ रहा है। जो ने विनम्रता से मना कर दिया, यह तय करते हुए कि उसके पिता का प्यार उसके दूसरे बेटे के साथ ही बेहतर था, और फोन काट दिया। उसने अपनी सिगरेट को घूर कर देखा, कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा, सिगरेट का टुकड़ा फेंका और अपनी बाइक की ओर बढ़ा। उसने शू के पीछे बैठने का इंतजार करने के बाद तुरंत निकल जाने का फैसला किया। उसने थ्रॉटल घुमाया और तेजी से निकल गया। उसने सुना कि जो के पिता अपनी सौतेली माँ के साथ अपने भाई की ग्रेजुएशन पार्टी में गए थे, लेकिन वह अपने बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गए। वह अचानक फिर से तेज हो गया, जिससे वह पीछे की ओर झुक गई और मुश्किल से खुद को संभाल पाई। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने उसे अपना गुस्सा निकालने दिया। जो बिना पीछे देखे आगे बढ़ता गया, फिर उसने शीशे में उसका पीला चेहरा देखा। जब गति तेजी से कम होने लगी तो वह बहुत हैरान हुई। कुछ सेकंड बाद उसे अचानक लगा कि क्या वह उससे डर रही थी। वह घबरा गई और उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन जो को समझ नहीं आया कि वह उस समय इतनी स्तब्ध क्यों थी। बात यह थी कि वह हमेशा उसके आसपास घबराई रहती थी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि उसे पसंद नहीं आएगा। अपनी परछाई पर फिर से नजर डालते हुए जो ने उसे यह बताने का फैसला किया कि आगे एक ढलान है और उसे कसकर पकड़ना चाहिए। जैसे ही मोटरसाइकिल झुकी, लड़की ने सहजता से उसके कपड़े पकड़ लिए। अपने हाथ हटाते हुए उसे उम्मीद थी कि उसने ध्यान नहीं दिया होगा। वे पार्क के बगल वाली इस खूबसूरत सड़क पर घूम रहे थे, जो इन विशाल स्ट्रीट लाइटों से जगमगा रही थी। जो को लगा कि अब वे अच्छी गति से चल रहे हैं, इसलिए उसने नज़ारों और ठंडी हवा का आनंद लेना शुरू कर दिया। जब वे उसके घर पहुंचे तो वह बाइक से उतर गई, जो को हेलमेट वापस दिया और सवारी के लिए उसे धन्यवाद दिया। उस लड़के ने इसे हल्के में लिया और कहा कि जब वह खाली होता है तो सप्ताहांत में उसे लिफ्ट देने में उसे कोई आपत्ति नहीं होती। तभी उसने यह पता लगाने का फैसला किया कि वह किस कक्षा में था, बस अगर उसे ढूंढने की जरूरत पड़े। लेकिन जो को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी और उसने बस उसे सोशल मीडिया पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उसके बाद वह चला गया, शू को पूरी तरह से भ्रमित और थोड़ा घबराया हुआ छोड़ गया। उसने उसे थोड़ी देर तक जाते हुए देखा, झाड़ियों में हवा की सरसराहट सुनती रही। स्कूल में वापस वह केवल भीड़ में घुल मिल सकती थी
और उसे मैसेंजर पर जोड़ सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया वह रिश्ते का एक बिल्कुल नया स्तर था। सच में एक जोरदार म्याऊं की सहमति के साथ अदरक के रंग का रोमिल जीव फिर से अपने खिलाने वाले को ढूंढ लिया और विनम्रता से उसके पैरों से सट गया। इंसान को अपनी मर्जी के आगे झुकाकर संतुष्ट बिल्ली ने उसे दिए गए इनाम का आनंद लेना शुरू कर दिया। उस जीव से पूरी तरह मोहित होकर लड़की ने अपने संपर्कों में नायक का नाम बदलने का फैसला किया। चूंकि उसका असली नाम इस्तेमाल करना अजीब होता, साथ ही उसे बिल्ली के पंजों की तस्वीर लेनी ही थी ताकि इस क्यूटनेस को पूरी दुनिया को दिखा सके। जैसे ही तस्वीर फीड में आई, जो ने बाद में उसे तुरंत लाइक कर दिया। नवंबर का मध्य आ गया और बाहर का मौसम बहुत ठंडा होने लगा। मेडिकल स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी के लिए जू शुआई ने हर दिन कक्षा में, लाइब्रेरी में या छात्रावास में लगन से पढ़ाई की। ठंड के बावजूद बिल्ली रहस्यमय कारणों से वजन बढ़ाती रही और हर बार छात्रावास के प्रवेश द्वार पर लड़की से मिलती उस दयालु लड़की के दिमाग को हेरफेर करती। बिल्ली ने हर बार खुशी खुशी वह सब कुछ खाया जो उसने उसे उन दिनों में से एक दिन दिया था। बिल्ली ने और भी साहसी होने का फैसला किया और शू के पैर से चिपक गई, उसे घर जाने से मना कर दिया। लड़की आज्ञाकारी रूप से नीचे झुक गई और उसे सहलाने लगी, यह जानते हुए कि छात्रावास में बिल्लियों की अनुमति नहीं थी। रोमिल चेहरे से मंत्रमुग्ध होकर उसने कर्तव्यनिष्ठा से उसे उठाया और डीन को टेक्स्ट करने का फैसला किया। अदरक के रंग के मुफ्तखोर को अस्थायी रूप से रखने की अनुमति मिलने के बाद जू ने पहले उसे चेकअप के लिए ले जाने का फैसला किया। देखते ही देखते बिल्ली ने लड़की के कमरे पर कब्जा कर लिया था, एक कटोरे से शाही अंदाज में दूध पी रही थी। सीसी इस रोमिल छोटे फरिश्ते को लेकर बहुत खुश थी और सोचती थी कि शू एक पूरी देवी थी। लड़की ने सोचा कि उसे बस बिल्ली पर तरस आ रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसका दिमाग पहले ही गुलाम हो चुका था। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और बायु दरवाजे पर दिखाई दी। उसने हाल ही में जो को शू को छात्रावास वापस छोड़ते हुए देखा था। फर्श पर बिल्ली को देखकर और उसके रोमिल पंजों पर मोहित न होकर लड़की ने नासमझी से मुस्कुराया। क्या लड़की सच में मिट्टी का यह गोला लाई थी? बिल्ली ने उस पर फुफकारा और अपने गुलाम के पास चली गई। शू को याद था कि डॉक्टरों ने उसकी जांच की थी और कोई संक्रमण नहीं था। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिल्ली यहां ज्यादा देर नहीं रहेगी। और हाँ, अच्छे लोग दूसरों में अच्छाई देखते हैं, है ना? बाई उस बेबाक जवाब पर बुरी तरह भड़क गया था और इतना नाराज था कि बोल भी नहीं पा रहा था। सीसी यह जानकर हंस पड़ी कि लड़की उतनी सीधी सादी नहीं थी जितना उसने सोचा था। कम से कम उसमें कुछ हिम्मत तो है और वह इसे दिखाने से डरती नहीं। कुछ दिनों बाद शू और अन्य छात्रों ने अपनी कौशल मूल्यांकन परीक्षा शुरू की। सामने बैठे हुए उसने चालाकी से एक चीट शीट जिसमें सभी जवाब थे लड़की की ओर फेंक दी। शू के पास कागज का टुकड़ा देखकर प्रोफेसर ने स्पष्टीकरण मांगा। उसने इसे नकल कहा और विश्वास नहीं कर सका कि वह ऐसा करेगी। उसके सामने शांति से अपनी कलम रखते हुए उसने कहा कि वह नकल नहीं कर रही थी और अगर वह उसे किसी बेतरतीब नोट के आधार पर आंकना चाहता था तो वह बस परीक्षा छोड़ देगी। प्रोफेसर उसके जवाब से दंग रह गया और अचानक पूरी तरह से हैरान होकर छात्र को घूरता रहा। क्लास प्रतिनिधि शाह शिक्षक को शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, यह सोचते हुए कि यह बातचीत बाहर करना सबसे अच्छा होगा। उसने शिक्षक को बाहर निकाला, फिर शू की ओर मुड़ा, उसे बताया कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह इससे निपटने का समय नहीं था, उसे पहले अपनी परीक्षा देनी थी और फिर परिणाम प्राप्त करने थे। अपना सिर घुमाते हुए उस लड़के ने छत पर एक सुरक्षा कैमरा देखा।
2 दिन बाद दिन के बीच में एक अजीबोगरीब बारिश का तूफान आया, ठीक जो के समूह के बाहरी शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान। लॉकर रूम में शेन हमारे मुख्य लड़के के पास आया। यह जानना चाहता था कि पिछली बार शू को लिफ्ट देने के बाद क्या हुआ था। जो ने नाटक किया कि वह बस उससे पूछ रहा था कि उसे शेन या उसके छोटे भाई में से कौन ज्यादा पसंद है। उस लड़के ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि शायद लड़की को हमारे नायक में दिलचस्पी थी। उसके चेहरे पर एक तौलिया ठूंस दिया। जो ने सोचा कि वह शायद उससे डरती थी। चेन ने फैसला किया कि उसे भी उसके जैसे हारे हुए व्यक्ति पसंद नहीं आएगा। हमारे लड़के ने जवाब में बस लापरवाही से उसके चेहरे पर तौलिए से मारा। वह आदमी नाराज लग रहा था और उसने फैसला किया कि जो अब उसे भावनात्मक परेशानी के लिए कुछ गंभीर मुआवजा देगा, वादा करते हुए कि वह उसे पूरी तरह से चुका देगा। हमारे नायक ने अपना फोन देखा और मेडिकल यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी करने का फैसला किया। उसने सीसी को रात के खाने पर बुलाया था और चाहता था कि वह शू को भी साथ लाए, लेकिन उसने जवाब में टेक्स्ट किया कि हमारी लड़की का मूड खराब था। किसी ने 2 दिन पहले उस पर नकल का आरोप लगाया था। शिक्षक इसके बारे में बात कर रहे हैं और शू ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। सड़क पर चलते हुए और अपनी भतीजी के टेक्स्ट पढ़ते हुए उसने अचानक हमारी लड़की को किसी लड़के के बगल में देखा। शू मुस्कुरा रही थी और क्लास प्रतिनिधि को उसकी मदद के लिए ईमानदारी से धन्यवाद दे रही थी। तभी जो को देखकर वह लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई, लेकिन उसने ठीक समय पर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी हमारा नायक वहां आया, ऐसे अभिनय करते हुए जैसे यह अब तक का सबसे अजीब संयोग था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह वहां क्या कर रहा था, और जो ने नाटक किया कि उसकी एक मीटिंग थी। वापस मुस्कुराते हुए उस लड़के ने सोचा कि बहुत लंबा समय हो गया था। शू को सचमुच आश्चर्य हुआ कि वे एक दूसरे को जानते भी थे। नायक ने उसे घूरकर देखा, यह जानना चाहता था कि वह उनके रिश्ते को क्या समझता था। शू अचानक उदास हो गई, यह तय करते हुए कि वे सिर्फ दोस्त थे। नायिका की ओर मुड़ते हुए उसने सोचा कि वह आराम कर सकती है, परिणामों के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसे और भी काम थे, इसलिए अलविदा कहने के बाद उस लड़के ने जो के कंधे पर थप्पड़ मारा और चला गया। उसके बाद हीरो ने एक सिगरेट जलाई, थोड़ा परेशान दिख रहा था, जिससे शू उलझन में पड़ गई। उसने बताया कि वह लड़का उसका सीनियर प्रॉक्टर था और पिछली परीक्षा में एक अप्रिय घटना हुई थी। जो को यह सुनकर राहत मिली कि समस्या ठीक हो गई। पता चला कि सीनियर प्रॉक्टर ने 2 घंटे से ज्यादा कैमरे चेक किए और असली धोखेबाज को ढूंढ निकाला। शरारती लड़का परिणाम भुगतने को तैयार था, लेकिन माफी मांगने को तैयार नहीं था, और सच कहूं तो शिक्षक भी नहीं थे। फिर भी जो क्लास प्रतिनिधि की आभारी थी, इसलिए उसने उसे एक कैफे में बुलाया। अचानक टीचर ने फोन किया और कहा कि उसे क्लासरूम में आना होगा ताकि वे उसका असाइनमेंट कॉपी कर सकें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो को कैसे बताए, और तभी उसने उसके माथे पर उंगली मारी। वह चाहता था कि वह जल्दी करे क्योंकि उसे भी काम था। जू यूनिवर्सिटी की ओर चली गई और हमारा लड़का उसे थोड़ी देर तक देखता रहा। तभी उसके फोन पर बायू का एक मैसेज आया, जिसने उसे हीरोइन को यूनिवर्सिटी तक छोड़ते हुए देखा था। बाद में जू हॉस्टल लौटी और बिल्ली खुशी से म्याऊ करती हुई अपनी मालकिन का स्वागत करने दौड़ी। बाई उस समय अपनी डेस्क पर बैठी लिपस्टिक लगा रही थी और उसे लगा कि बिल्ली बहुत ज्यादा शोर कर रही है। उसने सावधानी से अपने रोमिल मालिक को उठाया, जो शांति से लड़की के पास से गुजरी। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बाई इस बात से बहुत नाराज थी कि जो को उसकी कितनी कम परवाह थी।
तभी उसे जो का एक टेक्स्ट आया जिसमें उसे नीचे आने को कहा गया था। उसका चेहरा चमक उठा, पूरी तरह से बदल गया और उसने जल्दी से अपना मेकअप ठीक किया। यह देखकर लियाम ने सोचा कि उनकी दोस्त इतनी सज-धज कर कहाँ जा रही है। बाई ने पूरे गर्व के साथ यह बताना सुनिश्चित किया कि उसे अभी-अभी डेट पर जाने के लिए पूछा गया था। वह जानती थी कि केवल एक ही लड़का इस लड़की से ऐसी प्रतिक्रिया निकलवा सकता था। उसे लगा कि शायद वही वह थी जिससे उसे उस दिन मिलना था। तभी अदरक रंग के रोमिल जीव ने उसे सहलाने दिया, उसे थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहा था। इसे भूलने और सोचना बंद करने के लिए जो ने समय बर्बाद करने और बेकार की बातों में उलझने के बजाय लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। उसने और भी ज्यादा पढ़ाई करने का फैसला किया। बाहर कदम रखते ही उसे तुरंत ठंडी शरद ऋतु की हवा महसूस हुई। अचानक बाई की हताश आवाज पीछे से सुनाई दी। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि यह सब खत्म हो। उसे एहसास हुआ कि उसने गड़बड़ कर दी थी और उसने मुख्य लड़के से माफी मांगी, यह याद करते हुए कि वह वास्तव में उसकी कितनी परवाह करता था। उसे उम्मीद थी कि वह उसे अभी भी पसंद करता होगा। जो ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए फैसला किया कि उनके बीच सब खत्म हो गया था। बाई के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह अचानक उससे दूर मुड़ गई, दिल टूटी हुई और अपमानित। वह लड़खड़ाती हुई मदहोशी में चली गई। इस बीच हीरो मुस्कुराया, झाड़ियों की ओर मुड़ा और सोचा कि दूसरी लड़की ने काफी सुन लिया था। जो झाड़ियों से बाहर झांकी, चौंक गई और ऐसा नाटक किया जैसे वह बस वहीं थी और वह बिल्कुल भी छिपकर नहीं सुन रहा था। जो को थोड़ा अजीब लगा कि किसी ने उनका ब्रेकअप देखा और उसने उससे माफी मांगी। उसके ठीक सामने आकर हीरो जानना चाहता था कि क्या वह शायद बाई की जगह लेना चाहती थी। तभी शू के अंदर एक ज्वालामुखी फट गया और उसके कानों से धुआं निकलने लगा। जो उसे लगातार उकसा रहा था और वह सदमे से अवाक रह गई। अचानक हिलने से भी डरते हुए उनके चेहरे बहुत करीब थे और उसका हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ के पीछे चला गया। लड़की के पीछे एक सुंदर फूल से एक पंखुड़ी तोड़ते हुए हीरो ने फैसला किया कि वह बस मजाक कर रहा था। फिर उसने उसे आज रात के पारिवारिक रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया, जहां वह भी होगी, और उसके सहमत होने के बाद वह शर्मिंदा होकर लापरवाही से चला गया। जू ने एक किताब से अपना चेहरा मारा, यह सोचकर कि वह पूरी तरह से बेवकूफ था। उस शाम वह दोस्तों से एक कैफे में कुछ खाने के लिए मिली जहां लियू सबको बियर परोस रहा था। नायिका ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि वह शराब नहीं पीती थी और तभी उस लड़के ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया, उससे भरा गिलास छीनते हुए। जो ने उसे सख्ती से कहा कि किसी को मजबूर न करे। उसने एक ही बार में बियर पी ली और बच्चे ने बस यह मान लिया कि हीरो हमेशा की तरह सही था। यह सब देखकर शेन ने फैसला किया कि लियू पूरी तरह से जो का प्रशंसक था। तभी बच्चे को याद आया कि हीरो ने शारीरिक फिटनेस में पहला स्थान कैसे हासिल किया था और कैसे लियू के गड़बड़ करने पर जो हमेशा दोष अपने ऊपर ले लेता था। इसके अलावा सभी लड़कियां उसकी मजबूत मांसपेशियों पर लट्टू थीं और हीरो को हर तरफ से प्रेम प्रस्ताव मिल रहे थे, यह सोचते हुए कि यह सब बकवास था। जो ने नायिका को उसका पसंदीदा आड़ू का दूध दिया, यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी गर्म था। जो उस समय वास्तव में उसका आभारी था। चेन ने सबको याद दिलाने का फैसला किया कि वे सब यहाँ क्यों थे। आज लियाओ ने उसे मात दे दी, यह जानते हुए कि वह एक समूह बनाना चाहता था और प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। 60 हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि वह किसी छात्र कार्यक्रम में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा था, लेकिन जो कारण जानता था।
जीतने का इनाम 2 दिन 1 रात की स्की रिसॉर्ट यात्रा थी। जो इलेक्ट्रिक गिटार पर कमाल कर सकता था, और शेन की मासूम आंखों में देखते हुए उसने पढ़ाई से छुट्टी लेने और थोड़ा मस्ती करने का फैसला किया। लू गायन और कीबोर्ड पर था। जो ने सेलो बजाया, और जिस लड़के ने यह सब शुरू किया था वह अकॉर्डियन पर कमाल का था। अब एकमात्र सवाल एक प्रतिभाशाली ड्रमर ढूंढना था। कहीं गर्म दूध पीने के बाद जू ने फैसला किया कि वह पूरी तरह से ड्रम बजा सकती है। हवा में सन्नाटा छा गया और सबने उसे ध्यान से देखा। वे सब पूरी तरह से हैरान थे, यह सोचकर कि उसके पास इतनी सारी छिपी हुई प्रतिभाएं कैसे हो सकती हैं। पता चला कि उसने स्कूल में बजाना सीखा था, और उसकी शर्मिंदा नजर देखकर जो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आमतौर पर वह चुप रहती, लेकिन इस बार शू वास्तव में चाहती थी कि वह उसे नोटिस करे। अचानक उसे बायू का एक टेक्स्ट मिला, जिसने माफी मांगी और वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी। अचानक आए संदेश से थोड़ी हैरान होकर उसने सोचा कि क्या यह इसलिए था क्योंकि जो उसे देख रहा था। इस बीच शेन ने सोचा कि उनके पास अपनी रिहर्सल को पूरी तरह से करने के लिए 1 महीना था, साथ ही उन्हें एक शानदार बैंड नाम की भी जरूरत थी। वह यूथ नाइट सोच रहा था, लेकिन फिर चूंकि वे आज बारबेक्यू कर रहे थे, शायद बारबेक्यू नाइट अच्छा रहेगा। सब बस जम गए, पूरी तरह से हैरान। वे उस लड़के को पूरी तरह से भ्रमित नजर से देख रहे थे। अगले मंगलवार शू ब्रेक के दौरान क्लास में बैठी थी जब किसी ने उसे पुकारा। अपना सिर घुमाकर उसने सीनियर प्रॉक्टर शाई को देखा, जो उसे ढूंढ रहा था। वह उसे बताना चाहता था कि विश्वविद्यालय ने उस घटना को सुलझा लिया था। वे आज बाद में एक घोषणा करेंगे और बायू को दंडित किया जाएगा। वह उसे मेडिकल स्किल्स प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने के लिए बधाई भी देना चाहता था, लेकिन उसने इसे बस किस्मत मान लिया। शोर ने अपने समूह को परेशान न करने का फैसला किया और उसे बताया कि उसके बाद कुछ भी होने पर वह हमेशा उसके पास आ सकती है। प्रॉक्टर चला गया और इस बीच कमरे में हर कोई फुसफुसाने लगा कि क्या वे डेटिंग कर रहे थे या नहीं। लियांग और शिशी ने अपने दोस्त को घेर लिया, यह बताते हुए कि शिर हर मेडिकल छात्र का सपनों का लड़का था। जो ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह बस उसे बायू की स्थिति कैसे संभाली गई, इस बारे में अपडेट देने आया था। लियाम उस लड़की का नाम सुनते ही आग बबूला हो गया, जो और उसके ब्रेकअप के बाद से पूरी तरह से पागलपन कर रही थी। कौन देख सकता था कि उसने मुख्य किरदार को करीब से देखा, यह सोचकर कि वह हमेशा कितनी शांत और संयमित रहती थी, चाहे वह किसी से भी बात कर रही हो। लेकिन किसी कारण से जैसे ही वह उसे देखती है, वह घबरा जाती है और शर्मा जाती है। अचानक उसे जोर का झटका लगा, यह एक भयानक आपदा थी। तभी सभी लड़कियों को उनके ग्रुप चैट में एनसेम्बल से एक मैसेज मिला। लड़कों ने रिहर्सल के पहले दिन पर सहमति जताई। रविवार से शुरू करने का फैसला करते हुए सभी ने समूह के लिए नामों पर विचार मंथन करना शुरू कर दिया। उसके बाद शू ने बबली मूर का सुझाव देने का फैसला किया। सभी ने अपने विचार रखे, लेकिन जो ने आश्चर्यजनक रूप से उसके विचार को चुना। अगले दिन हमारी लड़की ने 2 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित एक टैलेंट शो का विज्ञापन देखा। आखिरकार उसे पता चल गया कि वह और उसका बैंड कहाँ प्रदर्शन करेंगे। अचानक शाई पास आया, यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह उस प्रतियोगिता के बारे में क्या सोचती है जिसके लिए वह साइन अप करने की योजना बना रहा था, और उम्मीद कर रहा था कि वह उसके साथ टीम बनाना चाहेगी। सु यह बताने ही वाली थी कि उसके पास पहले से ही एक समूह है, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। पास के एक छात्र ने सोचा कि उसे देर हो गई है
और हमारी लड़की पहले से ही एविएशन यूनिवर्सिटी के दल के साथ थी। वह खबर सभी मंचों पर फैल गई थी। लोग शू को एक म्यूजिकल जीरो कह रहे थे जिसने केवल जो के लिए ज्वाइन किया था। उसने सोचा कि सीनियर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही कई बार सभी से झूठ बोल चुकी थी। उनके आश्चर्य के लिए शू उसके बचाव में कूद पड़ा, सभी को याद दिलाया कि उसने परीक्षा में टॉप किया था। दबाव के बावजूद उसने यह भी सवाल किया कि उसे यह विचार कहाँ से मिला कि हमारी लड़की झूठ बोल रही थी। वह तुरंत चुप हो गई और शर्म से लाल हो गई। इसलिए हमने छात्र परिषद को बाहर निकालने का फैसला किया। प्रेज नहीं चाहता था कि सू उनकी बातों को दिल पर ले, लेकिन उसने सोचा कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। इसके अलावा उसने पहले भी इससे कहीं ज्यादा बुरे हमलों का सामना किया था। उसके पिता एक अग्निशामक थे और स्कूल में कुछ लड़कियों ने उस पर हमला किया क्योंकि उसके पिता ने एक जलती हुई इमारत से एक आदमी को बाहर निकाला था, फिर गलती से उसे गिरा दिया था। पता चला कि वह आदमी उन लड़कियों में से एक का पिता था और वह अपाहिज हो गया। तब वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी, उसी आग में अपने पिता की मौत को याद कर रही थी। लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने पलटवार करना सीख लिया था। शाह मुस्कुराया, यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अचानक उसे उत्सुकता हुई, क्या वह जो के साथ करीब थी? स्वे इतनी निश्चित नहीं थी। उसने सोचा कि वह उसके लिए बस उसकी भतीजी की एक अच्छी दोस्त थी। बाद में वह शेन के छोटे भाई को ट्यूशन देने वापस आई, जो पढ़ाई से पूरी तरह थक चुका था और उसने बहुत समय से खेला नहीं था। नायिका मुस्कुराई और सोचा कि गणित के बाद वे 1 घंटे के लिए फिल्म देखकर आराम कर सकते हैं। बच्चा तुरंत उत्साहित हो गया और संख्याओं की दुनिया में गोता लगाने का इंतजार नहीं कर सका। 2 घंटे की ठोस पढ़ाई के बाद शू ने उसे एक शैक्षिक अंग्रेजी भाषा की फिल्म देखने दी। उसका समय वहीं समाप्त हो गया और वह भयानक शिक्षिका बाहर निकलने के लिए भागी, यह देखकर कि वह अभी भी रिहर्सल के लिए समय पर थी। नायिका ने अचानक आंटी शान की आवाज सुनी, जो दरवाजे पर उससे मिली। महिला ने जोर देकर कहा कि शू को तुरंत उसके साथ महजूम खेलने आना होगा। नायिका ने समझाने की कोशिश की कि उसे काम है, लेकिन आंटी उसे कमरे में खींच ले गईं, यह कहते हुए कि इसमें केवल 10 मिनट लगेंगे। एक और समस्या यह थी कि नायिका को नियम नहीं पता थे, लेकिन मेज पर बैठी महिलाओं ने उसे सब कुछ सिखाने का वादा किया। यह महसूस करते हुए कि वह फंस गई है, शू ने फैसला किया कि उसे कम से कम जो को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसे फोन पर देखकर शाम को लड़कों से बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे मेज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। खेल शुरू हुआ और महिला ने सोचा कि मुख्य किरदार को स्थिति का फायदा उठाना चाहिए, जबकि कीमत 4 गुना अधिक थी। खेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो मन ही मन किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी जो उसे बचा ले। अचानक उसने अपने फोन पर हीरो का एक संदेश देखा, जो ऐसा लग रहा था उसकी मदद के लिए दौड़ रहा था। फिर भी वह सिर्फ आंटी शान को फोन करके उन्हें उसे जाने देने के लिए मना सकता था। मुख्य किरदार की बारी थी और महिला ने तय किया कि अब उसे दिवास्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। सभी तस्वीरें वाकई अजीब लग रही थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद जो ने बस बेतरतीब ढंग से एक को चुनने का फैसला किया। अचानक जो उसके पीछे आया और उसे सबसे अच्छी चाल बताई। शॉन उसकी उपस्थिति से चौंक गया। जैसा कि पता चला, वह मुख्य किरदार को उनसे दूर ले जाने आया था। उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए महिला ने तय किया कि अगर वे 3 में से 2 राउंड जीतते हैं तो वे जा सकते हैं। जो रिहर्सल को लेकर थोड़ी चिंतित हो रही थी,
लेकिन हीरो ने सोचा कि वे जल्द ही निकल जाएंगे। वह खेल में पूरी तरह से डूब गया, उसके पीछे खड़ा होकर अपनी चाल चलने के लिए झुक गया। जू ने शांत रहने और ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश की जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। वह उसे किसी भी तरह से यह दिखाने से डर रही थी कि वह उस पर मोहित हो रही है। अचानक जो ने स्पष्ट जीत के साथ खेल समाप्त कर दिया और वह चौंक गई कि उसने कितनी जल्दी खत्म किया। लेकिन शॉन ने तय किया कि जश्न मनाना अभी जल्दबाजी होगी और यह दूसरे राउंड का समय था। 15 मिनट बाद हीरो ने एक और जीत के साथ उसे फिर से हरा दिया। महिला पूरी तरह से चकित थी। उसने कभी भी उसके साथ दोबारा न खेलने का फैसला किया ताकि दिवालिया होने से बचा जा सके। अपनी जीत को पकड़कर नायक निकास की ओर भागे। जू ने तय किया कि वह बाद में अपने लिए कुछ स्वादिष्ट खरीदने के लिए सारी जीत रख सकती है। उसके बाद वे एक साथ रिहर्सल के लिए पैदल चले। उम्मीद है कि वे बहुत देर नहीं हुए थे। हिम्मत जुटाते हुए उसने उसे बाय यू के साथ मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। जो हैरान रह गया, जैसे उसे कैसे पता चला कि वह वही था। जू ने दूर देखा, यह दिखावा करते हुए कि उसने बस अनुमान लगाया था। अपनी गर्दन खुजाते हुए वह जानना चाहता था, तो तुम मुझे धन्यवाद कैसे दोगी? एक भौं उठाकर उसने सोचा कि क्या शायद वह उसे बबल टी खरीदने वाली थी। वह पूरी तरह से घबरा गई थी, इसलिए उसने तुरंत जोड़ा, बस मजाक कर रहा था। आखिरकार वे विमानन विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां एक बाहरी प्रशिक्षण सत्र चल रहा था। शू ने पहली बार छात्र की वर्दी देखी थी, एक नीले रंग का जंपसूट जिस पर एक पैच लगा था। उसने जो को उस पोशाक में कभी नहीं देखा था और उसे लगा कि वे गलत समय पर मिले थे। हीरो झुक गया, यह सोचते हुए कि वह उसे वर्दी में देखना चाहती थी, जिससे वह पूरी तरह से घबरा गई। उसने अपनी नजरें झुका लीं, यह तय करते हुए कि शेन भी इसे पहनता था और वह बस उत्सुक थी, बस इतना ही। अचानक एक छात्र जो बहुत जल्दी में था और तेजी से दौड़ रहा था, उसके पीछे दिखाई दिया। हमारी लड़की की ओर सीधे बढ़ते हुए जू ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसका हाथ पकड़ लिया। जू को एक तरफ खींचकर और उसे कसकर पकड़े हुए, जैसे ही उसने छोड़ा, शर्माती हुई लड़की ने उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इतना करीब होने पर उसे एहसास हुआ कि वह मुश्किल से उसके कंधे तक ही पहुंच पाती थी। जल्द ही वे हॉल में पहुंचे, जहां बाकी समूह रिहर्सल के लिए इकट्ठा हुआ था। अंदर कदम रखते हुए उसने सभी को मुस्कान के साथ बधाई दी और देर से आने के लिए माफी मांगी। चिढ़कर शेन ने घोषणा की कि जब उनका काम हो जाएगा तो हीरो ही बिल भरेगा, क्योंकि अब सब यहां आ चुके थे। वे अब सचमुच इस काम को शुरू कर सकते थे। शायद जो ही अकेला है जिसे याद है कि वाद्ययंत्रों को कैसे पकड़ना है, इसलिए हमें पहले सब कुछ जांचना होगा और व्यक्तिगत रूप से अभ्यास करना होगा। उसके बाद हम कोई भी गाना चुन सकते हैं और एक साथ उसका अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हैं। जू ने अपनी ड्रमस्टिक्स पकड़ी, किट के पीछे बैठी और एक धुन बजाने के लिए तैयार हो गई। उसे अपने शिक्षक के साथ अपने बचपन के सबक याद आ गए, जब वह सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। तब उसके पिताजी उसे हर सबक के बाद लेने आते थे और वह उत्साहित होकर चिल्लाते हुए उनका अभिवादन करती थी। अपनी यादों में खोई हुई उसने अचानक एक सुंदर धुन सुनी, जिसने उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को छू लिया। यह संगीत एक बहती नदी की तरह उस्ताद के हाथों से निकल रहा था। जब जो बजाता था तो ऐसा लगता था जैसे समय खुद थम गया हो। सिम्फनी का पूरा आनंद लेना चाहती हुई नायिका इतनी खुश थी कि पहली बार वह उसे बिना छिपे देख सकती थी। हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में
वह कक्षा के बाद खाली गलियारों में चल रही थी जब उसने अचानक किसी की आवाज सुनी। एक कक्षा की खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि कोई छात्रा हीरो के साथ बहुत घुल-मिल रही थी और उसकी सहेलियां उसे बढ़ावा दे रही थीं। वह अब और यह देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वह मुड़ी और अगले कमरे में भाग गई। खुद को अंदर बंद करने के बाद उसने अचानक सुना कि सब लोग जा रहे थे और कुछ सेकंड बाद जो अकेला रह गया था। उस कक्षा से एक मनमोहक धुन बह रही थी, जैसे वह अंधेरे को रोशन कर सकती थी और बर्फ पिघला सकती थी। उसके बाद शुसुरे अक्सर उस कमरे में अभ्यास करती थी और कभी-कभी बगल की कक्षा में हीरो को अभ्यास करते हुए सुनती थी। तब वह केवल सपना देख सकती थी, लेकिन अब वह उसे खुले तौर पर बजाते हुए देख सकती थी। रिहर्सल के बाद लू ने अपने आदर्श को गाना शुरू कर दिया, जिसने अपने शानदार वादन से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। शेन को लगा कि उसका अपना अकॉर्डियन बजाना काफी अच्छा था, लेकिन आप जानते हैं कि तुलना खुशी की चोर होती है। व्यक्तिगत रूप से जिक्सी को लगा कि वह आदमी ऐसे बजा रहा था जैसे वह झाड़ू बजा रहा हो। क्या उसे सच में लगा कि उसके हाथों में कोई जादुई छड़ी थी? इस बीच लू जानता था कि जो एक पेशेवर की तरह बजाता था, और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने संगीत विद्यालय क्यों छोड़ दिया। ऑस्ट्रिया में हर कोई इसके बारे में बात करने लगा और लड़के बहुत उत्सुक थे कि मुख्य किरदार ने इतनी अचानक अपनी पढ़ाई क्यों बदल दी। एक आशाजनक संगीत करियर को छोड़कर विमानन स्कूल में क्यों दाखिला लिया, जहां भविष्य इतना अनिश्चित था। तभी हु क्यंगशी ने कदमों की आहट सुनी और कोई अजनबी लड़का उसे बुलाने लगा, जो बहुत शर्मा रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह उसे अपना नंबर लेने देगी। सीसी पूरी तरह से हैरान रह गई और यह सुनकर पूरी तरह से खो गई कि वह एक चिपकाऊ व्यक्ति नहीं होगा। वह शर्मा गई और उसे अपना नंबर देने का फैसला किया, लेकिन तभी शेन बीच में आ गया, यह सोचते हुए कि यह लड़का या तो अंधा था या सिर्फ बेवकूफ। उसने यह बताने का फैसला किया कि इस महिला में बहुत सारी खामियां थीं और आप सिर्फ एक सुंदर चेहरे पर मोहित नहीं हो सकते। वह न केवल बेवकूफ थी, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी भयानक था जिसे ज्यादातर लोग संभाल नहीं सकते थे। हुआंगशी की कुछ मिनटों तक बुराई करने के बाद वह लड़का गायब हो गया और शेन ने राहत की सांस ली। उसने अपना हाथ सेसे के कंधों पर रखा, लड़कों के साथ रात के खाने पर जाने के लिए तैयार। उसने उसके हाथ को एक गुस्सैल बैल की तरह झटक दिया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह कैसे सोचता था कि वह उसे जानता है। शेन को आंखों में आंसू लिए देखते हुए उसे बस समझ नहीं आया कि वह हमेशा ऐसा क्यों करता था। अगर वह उससे इतनी नफरत करता था, तो वह हर छोटी बात के लिए उसे हर समय क्यों बुलाता था। वह हैरान रह गया और समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बस मुड़ी और चली गई। बिना एक शब्द कहे चेन ने उसे आवाज दी, लेकिन सेसे ने उसे सुना नहीं। वह बस रोते हुए चलती रही। लियो पूरी तरह से खोया हुआ था, सोच रहा था कि वे दोनों हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। किसी के पास इसका सीधा जवाब नहीं था और उसे उम्मीद थी कि रात का खाना अभी भी मिलेगा। अचानक जो का फोन बजा और स्क्रीन देखकर उसे लगा कि उसे जवाब देना होगा। उसने फोन उठाया, कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर जो सुना उससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सीधे अपने पिता के घर भागा और कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। ताऊ, घर की नौकरानी, जो हमेशा उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, उससे दरवाजे पर मिली। वह उसके पसंदीदा व्यंजन बनाने वाली थी, लेकिन उसने उसे यह कहकर रोक दिया कि उसने पहले ही खा लिया है। तभी उसके पिता आते हैं और उस बूढ़ी महिला से कहते हैं कि वह जा सकती है। फिर बूढ़ा आदमी एक कप चाय के साथ सोफे पर बैठ जाता है और जो पूछता है कि दादाजी कैसे हैं।
पता चला कि उसके पिता ने अभी डॉक्टर को फोन किया था और जांच रिपोर्ट साफ आई है, तो उन्होंने उसे घर भेज दिया। वह अपनी जल्दबाजी पर हंसा और यह देखकर बहुत हैरान था कि उसके दादाजी पिता के जन्मदिन पर आने की जहमत भी उठा रहे थे। वह जानता था कि बूढ़े आदमी ने उसे यहाँ आने के लिए धोखा दिया था और जानना चाहता था कि क्यों। अगर वह अपने बेटे से दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं चाहता था, तो जो को मना करना पड़ा क्योंकि वह दिखावा नहीं कर सकता था। उसके शब्दों से क्रोधित होकर बूढ़ा आदमी हिंसक रूप से चिल्लाने लगा, यह न समझते हुए कि उसे क्यों उकसाया जा रहा था। तभी उसकी नई पत्नी उसे शांत करने की कोशिश करते हुए दौड़कर आई, यह सोचते हुए कि उसे उसके बच्चे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे अध्ययन कक्ष में कुछ सामान हटाने में उसकी मदद की जरूरत थी। पिता अपनी पत्नी की मदद करने के लिए उठ गए और नायक ने उसी पल सिगरेट जलाई और अचानक एक कश लिया। उसके पिता की निजी सचिव जो उसके पास आई और जो का खुशी खुशी अभिवादन किया। उसे लगा कि वह उसके बॉस से मिलने आई है, लेकिन पता चला कि यह वास्तव में उसके बारे में था। उसके पिता नायक को 2 संपत्तियां और कंपनी के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा सौंपना चाहते थे। उसे बस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना था और काम तुरंत प्रभावी हो जाएगा। सचिव से कलम लेते हुए जो ने अपनी सौतेली माँ और उस आदमी की ओर देखा। वह महिला उसे घूर रही थी और वह गंभीर रूप से चिंतित लग रही थी। मुस्कुराते हुए उसने जो से पूछा कि क्या उसने अपना इत्र बदल लिया है। लड़की सवाल से बहुत भ्रमित थी, जैसे उसे इसके बारे में कैसे पता चला। उस आदमी को बस याद आया कि पिछली बार उसके पिता के कार्यालय में उसका इत्र कितना मादक था। तभी एक प्लेट उसके सिर के पास से सर्र से गुजरी, उसकी भौं को छूकर थोड़ा खून निकाल दिया। उसके पिता फिर से आपा खो बैठे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने ऐसे जानवर को पाला है जो उनकी सचिव के साथ भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहा था। जो बस मुस्कुराया और कहा कि वह बस उसके उदाहरण का पालन कर रहा था और उसकी नई पत्नी को अपने पति पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अब से वह आदमी इस नाटक से बचना चाहता था और अगर उनके पास इतना खाली समय था तो शायद वे उसकी मां की कब्र पर अधिक बार जा सकते थे। इसके अलावा जो ने फैसला किया कि वह अपने पिता से एक पैसा भी नहीं लेगा ताकि उसकी सौतेली मां और उसका बेटा आराम कर सकें। थोड़ी देर बाद शू दुकान से बाहर आई, जिक्सी के लिए चिपचिपी चावल की केक और शार्क फिन सूप खरीदकर। उसने अभी लू के साथ खाना खाया था, इसलिए उसने केवल अपनी दोस्त के लिए खाना लिया। अचानक एक टैक्सी उसके ठीक सामने आकर रुकी और एक परिचित आकृति बाहर निकलने लगी। जो को देखकर वह जम गई, पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि वह सीधे उसके पास चला आया। उसके हाथों में बैग को देखते हुए उसने सोचा कि क्या वह उसका रात का खाना था। जब उसने कहा कि यह हुआंगशी के लिए था तो उसे उसकी कर्कश आवाज के बारे में चिंता हुई। अचानक उसने उसकी भौं पर खून देखा और पूरी तरह से घबरा गई। वह घबराहट में पट्टी ढूंढने लगी, लेकिन जो को लगा कि वह ठीक है। जब उसने अपने पर्स से छोटे कुत्ते के चेहरों वाली एक सफेद पट्टी निकाली तो वह बस जम गया। दुख की बात है कि उसके पास अभी कोई और पट्टी नहीं थी और उसने उससे माफी मांगी, लेकिन अचानक उसने हाथ बढ़ाया और खास तौर पर वही पट्टी लेना चाहा। उसने पूछा कि क्या शू भूखी है और उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसने अभी तक कुछ खाया ही न हो। ऐसे में जो ने तय किया कि उन्हें साथ में कुछ खाने चलना चाहिए। तभी उसने देखा कि उसके बैग में कोई मरहम था। उसे ऐसा क्या हो गया कि उसे उस चीज की जरूरत है। खैर जो भी हो, वह साफ तौर पर बात करने के मूड में नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा पूछना नहीं चाहिए। लेकिन वह अपना दिमाग खपाना बंद नहीं कर पा रही थी।
यह सोचने में कि उससे पूछने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। वे एक मोमो की दुकान पर गए और चूंकि वह जल्द ही बंद होने वाली थी, मालिक ने 2 उबले अंडे मुफ्त में दे दिए। जू ने तुरंत हॉट सॉस पकड़ी और आधी बोतल अपने कटोरे में डाल दी। जो को समझ नहीं आया कि वह इतनी तीखी चीज कैसे खा सकती है, इसलिए उसने सोचा कि वह उसे धीरे धीरे शुरू करवाएगी। उसने बस कुछ बूंदें डालकर देखीं और तुरंत महसूस किया कि मोमो का स्वाद कितना बेहतर हो गया था। कुछ देर तक वे बस खामोशी से मोमो का आनंद लेते रहे, अपने विचारों में खोए हुए। सू उसे कैसे खुश करे, इसी बात पर सोचती रही। उसने कुछ मजाकिया सवाल पूछकर उसे खुश करने की कोशिश की, लेकिन जो ने हर बात का जवाब बहुत शांति से दिया। खाने के बाद उसने उन दोनों का बिल चुकाया और वे बाहर निकलने की ओर बढ़ गए। उससे किसी भी तरह की प्रतिक्रिया पाने के लिए बेताब, उसने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। अपनी शर्ट सिर के ऊपर से खींचते हुए वह चुपचाप जो के पीछे से आई और उसकी पीठ में उंगली मारी। जब वह मुड़ा तो उसने अजीब अजीब चेहरे बनाने शुरू कर दिए, मजाकिया हावभाव और चीखना, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। पता चला कि वह प्यार और सकारात्मकता के एक खुश भूत की तरह व्यवहार करने को लेकर पूरी तरह गंभीर थी। पहले तो वह पूरी तरह से हैरान दिखा, लेकिन फिर वह पागलों की तरह हंसने लगा। मिशन पूरा हुआ। उस रात शू को लगा कि वह पूरी तरह से जीत गई है। सोने जाने से पहले उसे अचानक एक मैसेज आया। जो ने उसे आज के लिए धन्यवाद दिया और उसने जवाब में मैसेज करने का फैसला किया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा औपचारिक लगा, इसलिए उसने बस यह पूछने का फैसला किया कि क्या वह अभी तक घर पहुंचा है। पता चला कि वह अभी अभी नहाकर निकला था और सोने की तैयारी कर रहा था। यह पढ़कर कि शू ने उसे शुभ रात्रि कहा, उसने भी उसे वही कहा और वह मीठे सपनों के लिए तैयार होकर अपनी कंबल में दुबक गई। अगले दिन जो शेन से मिलने गया, जिससे शिक्सी अभी भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। नायक ने बस नाक सिकोड़ी, यह याद करते हुए कि उसने उसे कितनी बार उससे पंगा न लेने को कहा था। वह आदमी अपनी गलती मानने को तैयार था और चाहता था कि उसके दोस्त उसे हुओ चियांगशी से मिलने में मदद करें ताकि वह कुछ मिनट बाद माफी मांग सके। नायिका के फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। यह जो का मैसेज था जिसमें लिखा था कि शेन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह शिक्सी के साथ सब ठीक करने में उनकी मदद पर भरोसा कर रहा था। जू को याद आया कि उसकी दोस्त ने कहा था कि वह उसे माफ नहीं करेगी, भले ही वह उसे पीट पीट कर अधमरा कर दे। लेकिन नायक के पास एक योजना थी। तभी हु चेनक्सी ने नायिका को आवाज दी, जिससे वह बुरी तरह चौंक गई। उसकी दोस्त को समझ नहीं आया कि वह इतनी गंभीर क्यों दिख रही थी, लेकिन जू ने सब ठीक होने का नाटक करते हुए शांत रहने की कोशिश की। वह यह खबर भी देना चाहती थी कि जो ने प्रतियोगिता जीत ली थी और उन सभी को डिनर पर ले जाना चाहता था। एक पल रुककर जिक्सी ने सीधे पूछने का फैसला किया कि क्या शेन वहां होगा। नायिका ने कहीं सुना था कि जब आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आपको आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है और वे पूरी तरह से मान जाते हैं। शिक्सी की आंखों में सीधे देखते हुए उसने तय किया कि वह आदमी वहां नहीं होगा और सौभाग्य से लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। उस शाम हुआंग चेनशी को बहुत निराशा हुई जब वह दूसरों के साथ रेस्तरां में दाखिल हुई और शेन को शू की ओर पूरी तरह से चिढ़ी हुई देखा। उसे यह जानकर झटका लगा कि नायिका ने अब झूठ बोलना भी सीख लिया था। जो आगे बढ़ा और घोषणा की कि उसने ही उसे वह विशेष कला सिखाई थी। अब हालांकि वह सिगरेट लेने दुकान तक जाना चाहता था और उम्मीद कर रहा था कि जू बाद में उसका साथ देगी,
जब वह काउंटर के पीछे था, उसने नायिका के पेट की गड़गड़ाहट सुनी। जोर से वह मुस्कुराया और अपने दोस्त के लिए एक और सैंडविच लेने का फैसला किया। वह शर्मिंदा थी, लेकिन उसने जोर दिया कि वह जो चाहे ले ले। थोड़ी देर बाद वह सिगरेट पीने बाहर गया, जबकि शू एक मेज पर बैठ गई और खाने लगी। वह खिड़की के ठीक सामने बैठी थी जहां जो खड़ा था और उसकी पीठ को घूर रहा था। उसने सोचा कि वह बाद में इस तरह धुआं उड़ाते हुए क्या सोच रहा था। लिफ्ट से रेस्तरां तक जाते हुए जू ने सोचा कि क्या उन दोनों ने सुलह कर ली थी। अचानक लिफ्ट एक धमाके के साथ झटके से रुक गई और अटक गई। फिर तुरंत बत्तियां बुझ गईं। नायिका अब कुछ भी नहीं देख पा रही थी और जो को नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि उसके पास सिग्नल की सिर्फ एक पट्टी थी। उसने आपातकालीन बटन दबाया, खराब लिफ्ट के बारे में कॉल भेजी। फिर उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगी। अचानक उसने नायक को एक कोने में दुबका हुआ देखा, जो पूरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। जब जो बच्चा था, उसके पिता उसे किसी भी बात पर पीटते थे, कभी नहीं समझते थे कि उसके पास ऐसा बेकार बच्चा क्यों है। युवा नायक बस अपने हाथों से खुद को ढक सकता था और हर बात के लिए खुद को दोषी ठहराता था, तब भी जब यह उसकी गलती नहीं थी। और अब डर से कोने में दुबका हुआ अतीत की वे दर्दनाक यादें जो को वापस आने लगीं। जाहिर है फोन बंद हो गया और शू को अंधेरे में टटोलते हुए उसके पास जाना पड़ा। उसने स्कूल में दूसरों से सुना था कि नायक को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, लेकिन वह हमेशा इसे एक मजाक समझती थी और इस पर विश्वास नहीं करती थी। आश्चर्यजनक रूप से यह सच था और उसने धीरे से उसे पुकारा। जवाब में केवल बुदबुदाहट और कराहें सुनकर जो ने अंधेरे के एक घने पर्दे से खुद को घिरा हुआ महसूस किया जो उसे चारों ओर से कुचल रहा था। एक कड़वी ठंड के साथ उसने अचानक कुछ गर्म अपनी कलाई के चारों ओर लिपटते हुए महसूस किया और बस ऐसे ही अंधेरा फीका पड़ने लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और नायिका की एक धुंधली आकृति को अपने सामने बैठा देखा, जो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। अपनी उंगलियां भींचकर और उसके हाथ पकड़कर वह धीरे धीरे शांति और सुकून महसूस करने लगा। जब तक आखिरकार मदद पहुंची और वे बाहर निकलने में कामयाब रहे। शेन और सिक्सी पहले ही सुलह कर चुके थे। शू को दरवाजे पर देखकर वह वास्तव में खुश थी कि वे वहां थे, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर उसने देखा कि नायिका अकेली थी और उसने सोचा, अरे तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? तभी शेन को जो से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि कुछ काम आ गया था और उसने बिल का भुगतान कर दिया था ताकि वे सब पेट भर खा सकें। सिक्सी समझ नहीं पाई कि उसके चाचा क्यों भुगतान कर रहे थे जबकि उस लड़के को माफी मांगनी चाहिए थी। शेन ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पिता उसे नायक जितना प्यार नहीं करते, जबकि जू बस खुश था कि उन्होंने सुलह कर ली थी। फिर भी जो की तरह वह सार्वजनिक रूप से बहुत घमंडी और जिद्दी व्यवहार करता है, जो चाहे करने में पूरी तरह से बेशर्म। लेकिन वह जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। वह लड़का बाहर निकलते समय मोमो वाली महिला को टिप भी देकर गया और उसे धन्यवाद दिया। उस रात बारबेक्यू में उसने देखा कि उसे ठंड लग रही थी और उसे कुछ गर्म दूध दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई उसे प्यार करता है। तो उसे यह अजीब क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों है? और क्या यह किसी तरह उसके परिवार से जुड़ा हो सकता है? बाद में वह शेन के छोटे भाई को फिर से पढ़ाने आई, उसे होमवर्क के लिए कुछ अभ्यास परीक्षण दिए। जैसे ही वह जाने वाली थी, जो को छोड़कर पूरा बैंड कमरे में घुस आया। पता चला कि वे सब इस हफ्ते अपने चाचा के घर पर रिहर्सल कर रहे हैं।
उनके पास एक पियानो वाला कमरा है। जब उसने सुना कि वे वहां जा रहे हैं तो उसने एक शर्मीली मुस्कान दी और शर्मिंदा होकर नीचे देखा। बाद में वे सब उस लड़के के घर पहुंचे और शेन ने घंटी बजाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उसने सोचा कि वह बदमाश अभी भी सो रहा होगा। अचानक एक मोटे जर्मन शेफर्ड का खुश चेहरा खिड़की से बाहर निकला और मेहमानों पर ऐसे भौंका जैसे यह कोई बड़ी बात हो। शेन खिड़की पर गया, यह उम्मीद करते हुए कि कुत्ता अपने मालिक को जगाएगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला, जिसमें एक पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और बिखरे बालों वाला व्यक्ति दिखा। जो ने उन्हें देखा, दरवाजा पटका और 1 मिनट बाद वह अपने सामान्य रूप में फिर से प्रकट हुआ। उसने उन्हें अंदर बुलाया, रिमोट से पर्दे खोले और उन्हें आराम से बैठने को कहा। लियू जगह के आकार से चकित था, यह सोचकर कि यह लड़का यहाँ बिना किसी समस्या के एक बड़ी पार्टी कर सकता है। जवाब दिए बिना जो ने बस इतना कहा कि पेय फ्रिज में थे। पता चला कि उसका फ्रिज पूरी तरह से खाली था, सिवाय सभी प्रकार के पेय के ढेर सारे डिब्बे और बोतलों के। लड़के तीसरी मंजिल पर पियानो देखना चाहते थे, इसलिए नायक उन्हें वहां ले गया। सू पूरे समय उसे चुपचाप देख रही थी, राहत महसूस कर रही थी कि वह खुद को संभाल रहा था। एक बार जब वे संगीत कक्ष में पहुंचे तो लू ने रिहर्सल करने का विचार बदल दिया और थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। नायिका रिहर्सल रूम के विशाल और आरामदायक होने से प्रभावित थी। अचानक जो उसके बगल में आकर स्पष्ट करता है कि उसके रोएदार दोस्त का नाम क्रेटोस है। शू को लगा कि एक मोटे भेड़िए कुत्ते का नाम एक कट्टर ग्रीक युद्ध देवता के नाम पर रखना थोड़ा प्यारा था। एक बार जब सब सोफे पर आराम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उन्हें पहले जाम करने के लिए एक गाना चुनना चाहिए। चेन कुछ उच्च ऊर्जा वाला बजाना चाहता था और उसे एक धुन याद आई, लेकिन सीसी को लगा कि वह बहुत नरम है। लियू ने एक सुझाव दिया, लेकिन उसका गाना लड़कियों के लिए बिल्कुल गलत था। फिर हमारी लड़की को एक लोकप्रिय गाना याद आया और उसने सोचा कि वे इसे बदल सकते हैं और अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अचानक लियो को याद आया कि यह वही गाना जो का पसंदीदा था। उसने सोचा, नहीं, क्या वह उसे इतना पसंद करती है? क्या उसने यह पहले से तैयार किया था या कुछ और? वह तुरंत लाल हो गई और नीचे देखा, घबराकर इस गड़बड़ी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। उसे बचाने का फैसला करते हुए नायक ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने ही उसे गाने के बारे में बताया था। उस लड़के को वह उबाऊ लगा और उसने विषय बदल दिया, जबकि लड़की ने राहत की सांस ली। फिर भी वह यह नहीं समझ पाई कि उसने उसकी मदद करने का फैसला क्यों किया। तो उन्होंने गाने का चुनाव तय कर लिया। सब इस बात पर सहमत थे कि एक लोकप्रिय ट्रैक के साथ जीतना आसान होगा। शेन एक नया रिकॉर्ड खोजने के लिए शेल्फ पर गया और अचानक उसने उसके बगल में फर्श पर एक बड़ा डिब्बा देखा। जो को नहीं पता था कि उसकी चाची ने उसमें क्या पैक किया था, और उस लड़के ने सोचा कि अगर यह सील था, उसे मुख्य व्यक्ति से अनुमति मिलने के बाद इसे खोलकर देखना था। उसने एक बॉक्स कटर पकड़ा और सावधानी से टेप को काटा। डिब्बे के अंदर वही था जिसकी आप इकलौते जो से उम्मीद करते। पूरा डिब्बा उसके अनगिनत प्रशंसकों के उपहारों और प्रेम पत्रों से भरा हुआ था। शेन ने एक उपहार निकाला और अचानक एक सुंदर धनुष वाला एक छोटा डिब्बा गिर गया। वह लड़का हैरान रह गया क्योंकि यह सबसे विचारशील उपहार था जो उसने कभी देखा था। प्यारे से छोटे उपहार डिब्बे के अंदर चोटों के इलाज के लिए कुछ मरहम था। नायक ने उपहार पर एक नजर डाली, फिर मुड़ गया, यह तय करते हुए कि रिहर्सल शुरू करने का समय हो गया था। शू दूसरों के साथ पास में बैठी थी, सांस भी न लेने की कोशिश कर रही थी।
शेन को उत्सुकता हुई, यह सोचकर कि क्या नायक को सच में याद नहीं था कि उसे इतना विचारशील उपहार किसने दिया था। यह सुनकर कि वह हर किसी को याद नहीं रख सकता, नायिका और भी उदास हो गई और नीचे देखने लगी। सिक्सी ने यह देखा और पूछने का फैसला किया कि क्या उसे कुछ गलत था। दोस्त झू ने दावा किया कि वह ठीक थी, लेकिन लड़की साफ देख सकती थी कि वह अस्वस्थ लग रही थी। कुछ मिनट बाद वह और बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर जाने का फैसला किया, जिससे हुआओ चियांगशी और भी चिंतित हो गया। शॉन चाहता था कि वह रुके क्योंकि वह उसे बाद में ड्राइव कर सकता था, लेकिन लियू ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि बारबेक्यू रद्द हो गया था। नायिका ने समूह को मैसेज किया, यह कहते हुए कि वह घर जाकर थोड़ी देर लेटना चाहती थी। फिर दुकान से गुजरते हुए वह बस में चढ़ गई। उसने दो महिलाओं को सुना जो खिड़की से थकी हुई झुकी हुई थीं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही थीं कि किसी को उनके जन्मदिन पर क्या देना है। शू खुद को अपने मिडिल स्कूल के पहले साल के बारे में सोचते हुए पाई। तब वह एक शर्मीली, असुरक्षित बच्ची थी जिसके पूरे चेहरे पर झाइयां थीं। शिक्षिका उसे कक्षा में ले गई थी। जो उस सेमेस्टर में स्थानांतरित हुई थी और शिक्षिका ने उसे सबके सामने खड़ा करके अपना परिचय देने को कहा। नीचे देखते हुए और चुपचाप कक्षा का अभिवादन करते हुए उसने कहा कि वह तीसरी कक्षा में शामिल होकर बहुत खुश थी। उसके बाद शिक्षिका ने उसे तीसरी पंक्ति में जाने को कहा और बताया कि वह बाद में कार्यालय से अपनी पाठ्यपुस्तकें ले सकती है। धीरे धीरे गलियारे से नीचे जाते हुए उसने लड़कियों को किसी शानदार नई फिल्म के बारे में बात करते हुए सुना। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी मेज पर कुर्सी नहीं थी और जू पूरी तरह से घबरा गई। उसके आसपास हर कोई बातें करने में व्यस्त था और उसे नहीं पता था कि मदद के लिए किससे पूछे। वह कुछ सहपाठियों से कुर्सियों के बारे में पूछने गई, लेकिन वे एक साथ कोई खेल खेलने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसे देखा भी नहीं। अचानक कोई लड़का उसके पास से भागा, जिससे शू लड़खड़ा गई और अपना संतुलन खो बैठी। लेकिन फिर अचानक किसी और ने उसे पकड़ लिया, जिससे वह गिरने से बच गई, जिससे वह और भी घबरा गई। नीचे देखते हुए उसने माफी मांगी और लड़के ने देखा कि उसके पास कुर्सी नहीं थी। उसकी ओर देखते हुए उसने जो को देखा, युवा और लंबा, शांति से उसे वापस घूर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह उसका इंतजार करेगी। वह लड़का कक्षा के दरवाजे की ओर भागा, लड़की को पूरी तरह से स्तब्ध छोड़ गया। 10 मिनट बाद वह एक कुर्सी लेकर वापस आया और उसे उसकी मेज पर रख दिया। जो उसे धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन तभी किसी ने गलियारे से जो का नाम पुकारा। उसकी बास्केटबॉल टीम हार रही थी। उन्हें उसका और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? खेल के लिए वह उसके पास से निकला और अपने साथियों की ओर दौड़ पड़ा। इस बीच शू का दिल जोर से धड़क रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह ठीक ठीक बता नहीं सकती थी कि उसे उस पर कब क्रश होना शुरू हुआ, लेकिन वह हर 2 हफ्ते में सीट बदलने के लिए जीती थी ताकि वह उसके करीब रह सके, और जब भी उन्हें एक साथ समूह परियोजनाओं में सौंपा जाता तो वह घबरा जाती थी। पूरे 1 साल तक वह उससे छुप छुप कर प्यार करती रही और जितना हो सके उसके आसपास रहने की कोशिश करती रही। एक दिन वह पानी के फव्वारे पर अपना कप भरने गई और उसने पास में जो को सुना। वह उसके बगल में खड़ा हो गया, अपना मग आगे बढ़ाया और उसे भी भरने लगा। तभी उसने देखा कि उसका हाथ लगातार ट्रेनिंग और सेलो बजाने की वजह से खरोंचों और कठोर त्वचा से ढका हुआ था। अचानक उसने पास में 2 अन्य छात्रों को बात करते सुना। वे कह रहे थे कि उन्होंने हाल ही में जो को ज्यादा नहीं देखा है। उसका जन्मदिन 21 जून को है और वे उसे व्यक्तिगत रूप से उसके उपहार देने की योजना बना रहे थे।
स्कूल के बाद शू चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर होकर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़ी। सबसे पहले उसने फार्मेसी जाकर कुछ स्किन रिकवरी ऑइंटमेंट खरीदा। अपनी जरूरत की हर चीज लेने के बाद उसने हीरो के लिए एक शानदार तोहफा पैक किया। उसे पूरी उम्मीद थी कि इससे उसके हाथ बहुत तेजी से ठीक हो जाएंगे। 21 जून को उसने जिम क्लास छोड़ दी और खाली क्लासरूम में घुस गई जहां जो अपना बैकपैक रखता था। अपना बनाया हुआ तोहफा निकालते हुए जू ने जल्दी से उसे छिपाने का फैसला किया, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। लेकिन उसी महत्वपूर्ण क्षण में हीरो की पूरी बास्केटबॉल टीम कमरे में आ गई। उनमें से एक ने सोचा कि वह बस एक और प्रशंसक है और तय किया कि जो उसे कभी दोबारा नहीं देखेगा। उस शरीर के साथ नहीं, उस लड़के ने सोचा। उसे सपने देखना बंद करके हकीकत में जीना चाहिए। तभी एक बास्केटबॉल उससे टकराई और वह भड़क उठा, यह सोचकर कि किसने ऐसा करने की हिम्मत की। जो का पत्थर जैसा ठंडा चेहरा देखकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और इसे एक संयोग बताकर टाल दिया। हीरो चुपचाप शू के पास चला गया, जो इतनी शर्मिंदा थी कि ऊपर देख भी नहीं पा रही थी और बस गायब हो जाना चाहती थी। जब उसने सुना कि वह उसका तोहफा लेना चाहता है, तो नायिका ने आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देखा, मुस्कुराते हुए जब उसने डिब्बा लिया। वह उसकी विचारशीलता के लिए वास्तव में आभारी था, यह सोचते हुए कि यह उसके धन्यवाद के लायक नहीं था। वह बाहर निकलने की ओर भागी और अब सालों बाद उसे एहसास हुआ कि यह सब कितना स्पष्ट था। तब भी उसने शिष्टाचारवश उसका तोहफा स्वीकार किया था और केवल रिहर्सल के दौरान मदद की थी ताकि वह शर्मिंदा न हो। नायिका हमेशा उसे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति मानती थी और खुद को कुछ खास नहीं। उसका तोहफा पूरी तरह से सामान्य था और कोई मायने नहीं रखता था, भले ही उसने उसे खोला न हो। तो शू ने हार मानने का फैसला किया और उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दिया। शेन को उसका हालिया व्यवहार अजीब लगा, लेकिन जिक्सी को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। और छात्रावास में नायिका हमेशा की तरह ही थी। फिर उस लड़के ने जो की ओर मुड़कर पता लगाने का फैसला किया, क्या उसे भी सब ठीक लग रहा था। एक पल के लिए हीरो खो गया। उसे शू का खोया हुआ चेहरा याद आया जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। अपने दोस्त के सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसने गर्म सूप पिया और पूरी तरह से बेपरवाह होकर उसे स्वादिष्ट बताया। सिकी ने सोचा कि शेन को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। लड़कियां शायद स्कूल के काम में बहुत व्यस्त थीं और उनके पास बिल्कुल भी खाली समय नहीं था। लेकिन जो ने फैसला किया कि उन्हें बकवास बंद करके रिहर्सल शुरू करनी चाहिए। जो छत पर खड़ी थी, स्टेडियम की ओर नीचे देखते हुए अपनी मां को फोन कर रही थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह कहे कि उसके सहपाठी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और उसकी रूममेट्स शानदार हैं। उसकी मां ने बदले में उसे उस लाल पोमेलो के बारे में याद दिलाने का फैसला किया जो उसने उसे अचानक भेजा था। दादी ने फोन पकड़ा और जानना चाहा कि क्या उसकी पोती उत्तरी ठंड की आदी हो गई है। उसी पल जो फिर से शू के दिमाग में आ गया, जैसे क्या उसे हर एक व्यक्ति को याद रखना था। फिर नायिका ने फैसला किया कि उसे अभी भी थोड़ी ठंड लग रही थी और दादी ने तुरंत गर्म कपड़ों के बारे में भाषण देना शुरू कर दिया। अरे अरे, शांत हो जाओ, उसने उसे दिलासा दिया। हमारे कमरे में हीटर है, तो अगर हम बाहर कम जाएंगे तो भी हम ठीक रहेंगे। दादी ने जोर दिया कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और खूब आराम करना चाहिए, बातचीत को एक गहरी आह के साथ खत्म करते हुए वह रेलिंग से टिककर पीछे झुक गई। ग्रुप चैट खोलते ही उसने देखा कि शेन ने शूटिंग रेंज में अपनी एक तस्वीर डाली थी। शू कई दिनों से खुद को जो से न मिलने के लिए मजबूर कर रही थी,
लेकिन वह अभी भी लगातार उसके हर काम पर नजर रख रही थी। जो बात उसे समझ नहीं आ रही थी वह यह थी कि वह उसे क्यों नहीं भूल पा रही थी।